बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। याद रखो, मेरा काम है इन 7 दिन में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। आई हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन दी 7 डेज। उसको घर जाके जो कंटेंट मैं तुम्हें रीड करने के लिए दूंगा वो तुमने घर जाके रीड करना है, सही है। मैं शुरू के 3 दिन तुम लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं दूंगा सॉल्व करने को, बट आई गिव यू अ कंटेंट फॉर रीडिंग इन योर होमवर्क। प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। ओके, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ आवर बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? ये 2017 के पेपर में एएस के अंदर उसने पूछ लिया था एग्जामिनर ने, व्हाट इज बिजनेस, 2 मार्क के अंदर। बच्चों को नहीं आया था इसका आंसर लिखना। तो सर बिजनेस होता क्या है? यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट, यू शुड नो बिजनेस क्या होता है सर। इट इज एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है एंड एक्टिविटी ऑफ ट्रेड, सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू जनरेट प्रॉफिट। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जो एक्टिविटी करता है। किस चीज की एक्टिविटी करता है बेटा? ट्रेड की एक्टिविटी करता है। ट्रेड मतलब लेन देन, सेल और परचेस करता है गुड्स और सर्विसेज को टू जनरेट प्रॉफिट्स, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स कोई भी वो प्रोडक्ट होता है बेटा जो टेंजिबल होता है। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको मैं टच कर सकता हूं, जिसको मैं होल्ड कर सकता हूं, उसको आप क्या कहते हैं? टेंजिबल। लाइक माय मोबाइल फोन, टैंजिबल, ठीक है जी। सर्विस क्या होता है सर? सर्विस कोई भी वो प्रोडक्ट होता है जो इनटेंजिबल होता है, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, जिसको मैं उठा नहीं सकता, होल्ड नहीं कर सकता, वो सर्विसेज है। तो ये दोनों टाइप को हम सेल्स एंड परचेस करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस। सबसे पहला क्या ऑक्यूपेशन है? ट्रेड करता है, सेल एंड परचेस करता है गुड और सर्विस की। फॉर एग्जाम्पल, आप गए किसी होलसेल मार्केट, आपने 50,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा, उस मोबाइल फोन के अंदर आपने वैल्यू एड करा और उसको 60,000 रुपीज का बेच दिया। बस इतनी सी चीज है बिजनेस, ठीक है। एंड इट शुड जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। लॉस के बारे में हमने कोई बात नहीं करी, ठीक है सर। तो बिजनेस समझ में आता है। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस? बिजनेस का पर्पस क्या है? बिजनेस का कोई पर्पस होगा ना सर। बिजनेस के 2 पर्पस होते हैं। पर्पस नंबर 1, सेटिस्फाइंग कस्टमर डिमांड, के हम कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर दें। कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए, कोई ऐसा सर्विस बनाए कि कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई हो। दिस इज द फर्स्ट पर्पस। द सेकंड इज प्रॉफिट एंड वैल्यू ऐड, कि हम प्रॉफिट कमाएं और वैल्यू ऐड करके प्रॉफिट कमाएं। सो द सर क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऐड? वैल्यू ऐड का क्या मतलब होता है सर? देखें, वैल्यू ऐड का मतलब है बेटा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द प्राइस। जब मैं प्राइस से माइनस करता हूं कॉस्ट को, तो उसको मैं क्या कहता हूं सर? वैल्यू ऐड कहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोडक्ट ए बेच रहा था, प्रोडक्ट ए मैंने बनाई 100 रुपए की, दैट वाज इट्स कॉस्ट, और मैंने प्रोडक्ट ए बेची 150 रुपीज की, मैंने सेल कर दी। तो 100 रुपए की बनाई, 150 की सेल करी, ठीक है। 150 माइनस 100 कितना बचा? 50। दिस इज माई प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज माई प्रॉफिट मार्जिन, एंड दिस प्रॉफिट मार्जिन आई एम डूइंग ड्यू टू वैल्यू एड। नाउ व्हाट इज द अनदर मीनिंग ऑफ वैल्यू एड और एडिंग वैल्यू? दैट इज adding feature in a product to increase its price और मार्जिन। अपने प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर ऐड कर देना जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज कर सकें, इसको आप कहते हैं एडिंग वैल्यू। क्या कहते हैं सर? एडिंग वैल्यू। Like for example, if we talk about iPhone 15, let's assume ना iPhone 15 बनाया 3 लाख रुपए का। कितने का? 3 लाख रुपीज का। फॉर एग्जाम्पल, भाई तो 15 तो बन गया ना, अब 16 बना दो। क्या हो गया? 16 क्यों नहीं बना रहे? नहीं, अभी क्यों 16 बनाए? अभी तो हम क्या करेंगे सर? वैल्यू ऐड करेंगे प्रोडक्ट को और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे। तो हमने क्या करा? हमने बनाया 15 प्रो, उसके अंदर 2 कैमराज और ऐड कर दिए। तो वो 2 कैमराज जो ऐड हुए हैं वो क्या है सर? वैल्यू ऐड है इन अ सेम प्रोडक्ट, और हमने उसको बेचा 4 लाख रुपीज का। देख रहे हो, सिर्फ 2 कैमरास बढ़ाए और प्राइस क्या हमने 1 लाख रुपए से इंक्रीज कर दी। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। अब तो बना दो 16। नहीं, अब भी क्यों बनाए 16? हम तो इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग हैं, हम तो जू हैं, ठीक है। 15 प्रो मैक्स हमने बनाया, 15 प्रो मैक्स। स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, हमने बोला ये लो वैल्यू ऐड, ठीक है। 2 इंच स्क्रीन और बड़ी, और उसको बेचा हमने 5 लाख रुपए का। तो आप देख रहे हो, मैं थोड़ी थोड़ी अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करके प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर रहा हूं सर? इंक्रीज कर रहा हूं। तो सर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस, एडिंग फीचर इन अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज इट्स प्राइस और मार्जिन, दैट इज नोन एज वैल्यू ऐड। चलो सर जी, बस बस हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, मेजोरिटी ओके आ गया। एडिंग वैल्यू एंड वैल्यू, या दोनों अलीजा फातिमा सेम चीज है, ठीक है। जब भी वो पूछे वैल्यू ऐड तो हम उसको बताओगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द प्राइस, या फिर एडिंग फीचर इन अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज प्रॉफिट्स मार्जिन। तो बेसिकली उसको हम कहते हैं एडिंग वैल्यू, ऐड करना वैल्यू इन अ प्रोडक्ट, ठीक है। इसके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया लीजिए क्लास के अंदर, पास्ट पेपर सेशन के अंदर। बहरहाल चलो अभी दिखाता हूँ मैं
मैं तुम लोग को। तो सर ये क्या सर वैल्यू ऐड है। अब नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अब देखो हमें दो चीजें तो समझ में आ गई ना, हमें एक चीज ये समझ में आ गई कि यार बिजनेस क्या होता है, हमें दूसरी चीज ये समझ में आ गई पर्पस ऑफ द बिजनेस क्या है ना। अब द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट बिजनेस डू, बिजनेस करता क्या है सर, ये तो बताइए भाई। अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि यार दानियाल तुमने कोई बिजनेस करना है, तुमने अपनी प्रोडक्ट चूज की हुई है, सबसे पहला काम क्या करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला यार मैंने ये वाटर बॉटल की दुकान खोलनी है, आई वांट टू प्रोड्यूस दीस वाटर बॉटल्स एंड सेल इट इन द मार्केट। पहला काम मैं क्या करूंगा कि मेरी वाटर बॉटल एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाए, सबसे पहला काम। अब कोई बोलने वाला है यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई बोलने वाला है मार्केटिंग करेंगे, कोई बोलने वाला है वाह वाह वाह, ठीक है। लेकिन एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर क्या करने जाएगा, सबसे पहले वो अपना इमोशन, उसका जो इमोशन है ना इस वाटर बॉटल के साथ, उसको वो रखेगा साइड, बोलेगा ये लो बेटा इमोशन, तुम तो साइड में हो जाओ, मैं कारोबार करने जा रहा हूँ, सही है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं करने जा रहा मैं, सही है। और फिर वो क्या करेगा, बिजनेस research and understand availability of resources in economy और country। क्या करेगा वो एंटरप्रेन्योर, रिसर्च करेगा और पता लगाएगा कि ये बॉटल वाटर बॉटल प्रोड्यूस करने के लिए उसकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। क्या रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में कि वो ये वाटर बॉटल प्रोड्यूस कर दे। तो सर रिसोर्सेज होती क्या है, चार रिसोर्सेज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, बच्चों वाली चीज, ठीक है, बट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नंबर वन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। मैंने देखना है सर वाटर बॉटल का मेरे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है कि नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड, सर जमीन, जमीन तो हर जगह होती है, कैसा सवाल है। नहीं बेटा, लैंड का मतलब यहाँ पे जमीन नहीं है। लैंड इज एनीथिंग फ्रॉम वेयर आई कैन एक्सट्रैक्ट माई रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्स। ये वाटर बॉटल बनाने के लिए क्या मेरे कंट्री में इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। चलो छोड़ो, मैं कहता हूँ तेल लेने गई वाटर बॉटल। लेट्स टॉक अबाउट फर्नीचर, फर्नीचर का बिजनेस करने जा रहा हूँ ना, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी इकोनॉमी में फर्नीचर के लिए लैंड अवेलेबल है। लैंड अवेलेबल होना मतलब क्या मेरी इकोनॉमी में फॉरेस्ट है, बिकॉज फर्नीचर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रखता है वो रखता है वुड। वो क्या लगता है, वुड। वुड आती है कहां से सर, फॉरेस्ट से। अगर मेरे कंट्री में फॉरेस्ट है तो मैं वुड एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट सस्ता बना के बेच सकता हूं, अदरवाइज मुझे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैं नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लैंड। एक फिशरमैन के लिए लैंड क्या होगी, रिवर होगा, सी होगा। क्यों, अब वो तो जमीन नहीं है, चाहे सर हवा हो, आसमान हो, जमीन हो, पानी हो, अगर मुझे वहां से मेरा रॉ मटेरियल मिल रहा है, दैट्स माई लैंड। देन सर नंबर टू इज लेबर। क्या मेरी इकोनॉमी में, कंट्री में लेबर अवेलेबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर, ह्यूमन वर्क फोर्स, ठीक है। ह्यूमन, सर अब ह्यूमन तो हर जगह होता है, क्या मतलब लेबर अवेलेबल है कि नहीं है। बेटा दो टाइप के लेबर होते हैं, एक होता है स्किल लेबर और एक होता है अनस्किल लेबर। अनस्किल लेबर मुझे नहीं चाहिए, स्किल लेबर मुझे चाहिए। क्या मेरे कंट्री में स्किल लेबर है जो इस वाटर बॉटल को या फर्नीचर को प्रोड्यूस कर सकेंगे एफिशिएंटली कि नहीं, ठीक है। चेक रिपब्लिक ने बोला कि यार ये जो जितने भी हमारे पाकिस्तानी इंडियन बॉयज है ना, ये आ जाओ सब चेक रिपब्लिक आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमें आप लोग की जरूरत है, जॉब्स अवेलेबल है। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं आपसे, पाकिस्तानी भाग रहे हैं, इंडियन भाग रहे हैं, कह रहे हैं चेक रिपब्लिक यूरोपियंस हैं, ऐसे यूरोपियंस वहां पे वेट करने के ये आएंगे महाराजा, इनसे शादियां होंगी फिर हमारी। भाईजान चेक रिपब्लिक में स्किल लेबर की कमी थी, तो उन्होंने बोला दुनिया का सबसे अच्छा लेबर किधर मौजूद है, एशिया में मौजूद है, ठीक है। एशिया से भागना कौन चाहता है, एशियंस चाहते हैं, तो उन्होंने बोला भाई आ जाओ सारे। ये सीन है। और जाके वफसा जाके कोई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, कोई रोटियां बेल रहा है, कोई सफाइयां कर रहा है, समझ आ रही है बात। बिकॉज वी नीड वॉट, स्किल लेबर, ठीक है। तो स्किल लेबर अवेलेबिलिटी देखनी है। फिर सर कैपिटल, क्या हमारे पास कैपिटल है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, साफ सीधी सी बात है। एक चावल के दाने से रेस्टोरेंट बना लिया, ये सिर्फ कहानियों में होता है, सिर्फ ये ना पब्लिक स्पीकिंग के लिए अच्छा है, बिजनेस मांगता है पैसा, सही है। क्या पैसा और मशीन है, मशीन इज ऑल्सो अ कैपिटल। क्यों, मशीन पैसों से आती है, बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे, इससे कुछ प्रोड्यूस करूंगा तो पैसे बनेगा प्रोडक्ट से। तो कैपिटल इज मनी एंड मशीन। क्या मनी एंड मशीन अवेलेबल है टू प्रोड्यूस दैट थिंग। अभी देखो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, व्हाई आर इकोनॉमी इज सो वीक, व्हाई आर इकोनॉमी इज सो वीक, ठीक है। क्यों है वीक, हमारे पास मशीनें नहीं है भाई, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग, वी कैन नॉट टेक ऑयल फ्रॉम रशिया। क्यों, क्रूड ऑयल आता है यार वहां से, उसको रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइन करके पेट्रोल बनाना पड़ता है जो हमारी गाड़ियों में चलता है।
एंड वी डू नॉट हैव मशीन और इंडस्ट्री फॉर दैट कि हम उसको रिफाइन कर सकें। दैट इज द रीजन हमें वो महंगा तेल ही खरीदना पड़ता है जो ऑलरेडी रिफाइंड होता है। सही है, समझ आ रही है बात? तो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटरप्राइज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज? एंटरप्राइज चौथी चीज है जो दैट वी नीड, दैट इज क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो चार दीवारी, ठीक है, वो ऑफिस या वो एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसको आप इंटरप्राइज कहते हैं। जहां पे मैं ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर दूंगा उस जगह को मैं क्या कहता हूं? इंटरप्राइज कहता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, अली इंटरप्राइजेस। अली इंटरप्राइजेस क्या काम करती है? अली इंटरप्राइजेस सर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और इनकी एजेंसी भी है, और इनकी अकेडमी भी है। समझ आ रही है बात? तो अली इंटरप्राइजेस इज द वन जिसने क्या किया हुआ है, अब इन सारे फैक्टर, अपनी प्रोडक्ट्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मतलब आपका बिजनेस इट इज योर एंटरप्राइज। कुछ बच्चे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लिख कर आ जाते हैं, फिर कहते हैं सर पेपर तो बहुत अच्छा गया था, यू ग्रेड आ गया। भाई, एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्राइज इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गॉट इट? तो ये चार चीजें लगती हैं, दीज फोर आर द बेसिक इंग्रेडिएंट टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये होते हैं सर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखते हैं सर एंटरप्रेन्योर क्या है। जो आप इंटरप्राइज की जगह लिख देते हो ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर? सादत लैपटॉप। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज? एंटरप्रेन्योर इज एन ओनर एंड डिसीजन मेकर ऑफ एन एंटरप्राइज। ये जो हमने एंटरप्राइज बनाई थी ना, बिजनेस बनाया था, इस एंटरप्राइज का जो ओनर होता है और डिसीजन मेकर होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, द पर्सन हु टुक फाइनेंशियल रिस्क, वो बंदा जिसने पैसों का रिस्क लिया है। देखो, कोई बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज ना करे, हो सकता है कोई ज्वाइन ना कर पा रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, सही जी, वो बंदा जिसने पैसों का रिस्क लिया है, जिसने अपना पैसा लगाया है बिजनेस में, एंड दैट गाय इज एन ओनर एंड डिसीजन मेकर, इसको हम क्या कहते हैं सर? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। अब आप एक बात नोटिस करना, मैं यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूं, ओनर एंड डिसीजन मेकर। सर ओनर होगा तो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकर होगा ना? ऐसा नहीं होता हर बार, बिकॉज कुछ एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो हायर करते हैं इंट्राप्रेन्योर। अब ना, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर? ठीक है, इंट्राप्रेन्योर ये ऐड हुआ है आपके एएस के सिलेबस में 2021-22 में, उससे पहले ये नहीं होता था। ठीक है, अब ये इंट्राप्रेन्योर कौन है? देखो, कनेक्ट करना, मैंने क्या बोला? ओनर एंड डिसीजन मेकर। जरूरी नहीं है कि जो बंदा ओनर हो वो बिजनेस का डिसीजन मेकर भी हो। कुछ ओनर क्या करते हैं, अपने सीनियर एम्प्लॉय को अपने बिजनेस का डिसीजन मेकर बना देते हैं, और उस टर्म को हम क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। एन एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस हु हैज डिसीजन मेकिंग पावर गिवन बाय ओनर। आपके बिजनेस में वो एम्प्लॉय जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, और वो डिसीजन मेकिंग पावर को किसने दी है? ओनर ने दी है। उस एम्प्लॉय को हम क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। समझ आई? ही इज एन एम्प्लॉय बट ही हैज पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, ही हैव अ पावर टू एक्सपेंड द बिजनेस, ही हैज अ पावर टू मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, देखा नहीं है अपने इर्द गिर्द मूवीज वगैरह में, सीजन्स में, असल ओनर कोई और होता है, उसका बिजनेस, वो गोल्फ खेल रहा होता है कहीं दुबई शुबई में, उसका बिजनेस कोई और चला रहा होता है, इंट्राप्रेन्योर चला रहा होता है उसका बिजनेस। ठीक है, असद उमर का नाम सुना होगा। चलो यार, लेट्स नॉट डू पॉलिटिक्स हियर, लेट्स लीव इट। असद उमर, हार्ड में जाओ असद उमर। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर, ऑलराइट। तो सीधी भाषा में, दैट ही इज नॉट एन ओनर, ही इज एन एम्प्लॉय बट ही हैज डिसीजन मेकिंग पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सर कुछ करेक्टरिस्टिक्स, देखो ये सवाल आ गया था पास्ट पेपर में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर बता दें। अब जो करेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर के होंगे वो इंट्राप्रेन्योर के होंगे, लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आपने देखना है कि कोई बंदा है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर है,
वो क्या होगा सर? इनोवेटिव होगा। इनोवेटिव मतलब इनोवेशन, इनोवेशन करने वाला। द वर्ड केम फ्रॉम आइडिया। आइडिया क्या होता है सर? आइडिया इज अ थॉट। आइडिया इज अ थॉट। ठीक है। उस थॉट को जो किसी गुड में या सर्विस में ट्रांसफॉर्म कर दे, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं सर? इनोवेशन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे आइडिया था कि मैं एक ऐसी क्लॉथ बनाऊंगा जो सुबह उठ के मुझे चमाटे लगाए, थप्पड़े लगाए, ठीक है, क्योंकि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। ये था आइडिया। सही है। लेकिन अगर मैंने ऐसी क्लॉक प्रोड्यूस कर दी तो ये बन जाएगी इनोवेशन। अल्लामा इकबाल ने क्या किया था? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिस आइडियोलॉजी की हमने बैंड बजा दी सैडली। बट लेट्स पॉलिटिक्स हटा दो यार प्लीज यार, लेकिन चलो हिस्ट्री तो है ना। अल्लामा इकबाल का आइडिया था पाकिस्तान, लेकिन इसकी इनोवेशन किसने करी? जिन्ना साहब ने करी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड आइडिया। ठीक है। और जिस इनोवेशन की भी हमने बैंड बजा दी, सॉरी टू से, आई एम रियली सैड। नंबर टू, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है। कि यार आपने क्या होना है? सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। ठीक है। अपने ना देखो, बिजनेस करने उतरोगे ना, कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, सब ना उल्टा सीधा ही बोलेंगे। आधे तो बोल रहे तुझसे होगा ही नहीं, तू कहाँ बे पागल आदमी, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलने वाले। खुद को मोटिवेट रखना, बोलना होगा, टेंशन नहीं लेनी, होगा। सही है। फिर सर यू हैव टू बी मल्टी स्किल्ड। यू शुड नो मल्टीपल वर्ड्स। क्यों? ताकि आप किसी एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप किसी और के ऊपर डिपेंड, और आपको जो है ना अपनी क्रॉस चेक मॉनिटर कर सको अपने बिजनेस को। जब आपको मल्टी स्किल्ड ही नहीं होगा, कैसे कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, ये अपना फरियाल ने रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन फरियाल को खाना तो पकाना ही नहीं आता। अब ये डिपेंडेंट है अपने शेफ के, इसका शेफ छुट्टी कर लेगा, इसका रेस्टोरेंट बंद। ठीक है। और ये मॉनिटर भी नहीं कर सकती कि इसका शेफ अच्छा खाना पका रहा है कि नहीं बना रहा है, बिकॉज उसको खुद खाना नहीं बनाना आता। तो यू हैव टू बी मल्टी स्किल्ड ताकि आप मॉनिटर कर सको अपने बिजनेस को। Then you should have leadership skills. What are the leadership skills? What's the meaning of leadership skills? Who is the good leader? ठीक है। When people around you starts following you or getting inspired from you, that is known as leadership. And people who want to accept change because of you, अगर आप इंसान को change accept करा सकते हो ना, then you are a good leader. फिर सर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यू शुड हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। तो दूर की बात, यू कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर इवन। देन सर इमोशनल इंटेलिजेंस, यू शुड बी इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। यू शुड आपको सेल्फ अवेयर होना है, अपने बारे में अवेयरनेस होना, दूसरे के बारे में अवेयरनेस होना। फिर सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। फिर सोशल स्किल्स आनी चाहिए कि आप दूसरे बंदे के साथ स्किल्स यूज कर सको, कम्युनिकेशन, इमोशनल स्किल्स यूज कर सको ताकि वो आपका काम करके दे। ये सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो क्या क्या हमने हमने बिजनेस मेकिंग कर रहे हैं, बिजनेस क्या होता है, क्या बिजनेस का पर्पस है, बिजनेस क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये हमने यहां तक पढ़ा। अब हम आगे जा रहे हैं लेवल टू पे। एंड लेवल टू इज, वी हैव टू डिसाइड कि यार देखो यार, इकोनॉमी को ना, जो आपकी जो पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ इकोनॉमी होती है ना, उसको आप ना कैटेगरी में डिवाइड करते हो। ठीक है। आप ना तीन कैटेगरी बनाते हो उसकी, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन टिल सेल तीन स्टेप्स होते हैं। एक रॉ मटेरियल, दूसरा प्रोसेसिंग, एंड तीसरा सेलिंग। सही है। ठीक है। तो आप इकोनॉमी को भी ना इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हो। पहली कैटेगरी को आप बोलते हो प्राइमरी, जो रॉ मटेरियल का काम करती है। दूसरी को सेकेंडरी, जो रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग का काम करती है। और तीसरी टर्शरी, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। गॉट इट? तो सर हमने भी क्या करा, तीन में तोड़ दिया। हमने बोला सर नंबर वन वी आर स्टार्टिंग इज प्राइमरी सेक्टर बिजनेस। प्राइमरी सेक्टर बिजनेस, टॉपिक का नाम है सेक्टर्स इन बिजनेस। ठीक है। वर्क्स इन रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्स, वो बिजनेसेस जो रॉ मटेरियल का काम करते हैं और नेचुरल रिसोर्स का काम करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ वुड, वुड कटर जंगल गए, लकड़ियां काटी। ठीक है। देन नंबर टू इज सेकेंडरी सेक्टर, वर्क्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। ये वो सेक्टर है जो क्या करता है? उस वुड को मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेगा और प्रोसेस करेगा, प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा। इस सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कारपेंटर, वुड कटर लकड़ी लाए, कारपेंटर को दी, कारपेंटर ने टेबल, कुर्सी, चेयर बनाई। सही है।
फिर होता है टर्शरी सेक्टर। दिस इज अ सेक्टर विच प्रोवाइड सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन सेलिंग, इंश्योरेंस। वुड कटर लकड़ी लेकर आए जंगल से, कारपेंटर ने टेबल बनाई, वहां से एक इंश्योरेंस कंपनी वाला जा रहा था, उसने बोला यार तुम्हारे टेबल कुर्सी तो बहुत अच्छे हैं, तुम एक काम करो उसकी इंश्योरेंस करा लो, सर्विस। या तुम एक काम करो हमसे लोन ले लो, बैंक को हम बैंक हमसे लोन ले लो, ऐसी और प्रोडक्शन करो, सर्विस। या फिर मैं यार अमेजोन हूं, मुझे तुम्हारा फर्नीचर अच्छा लगा, क्या मैं अपने प्लेटफॉर्म से सेल कर दूं ऑनलाइन, सर्विस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अगर किसी इकोनॉमी में मौजूद है, किसी कंट्री में मौजूद है, इसको हम कहते हैं बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहते हैं? इंडस्ट्री से निकला है, इंडस्ट्री कहते हैं, इंडस्ट्री से निकला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि आपकी इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स मौजूद हैं, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी बूमिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे बिजनेसेस आ रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि अब आपकी कंट्री से बिजनेसेस जा रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रीजन क्या है? आप पे कंट्री में प्राइमरी सेक्टर नहीं है, कोई मसला नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, रॉ मटेरियल सस्ता है मैं इंपोर्ट कर लूंगा। आपके कंट्री में टर्शरी सेक्टर नहीं है, कोई मसला नहीं है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, हम आउटसोर्स कर लेंगे। अगर आपके कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर नहीं है तो लाजमी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, बिकॉज यू हैव नो वन टू प्रोड्यूस योर गुड। ठीक है, लाइक इन पाकिस्तान वी डू नॉट हैव सेकेंडरी सेक्टर, वी डू नॉट हैव मशीन्स टू प्रोड्यूस, वी डू नॉट हैव स्किल लेबर टू प्रोड्यूस। ठीक है, हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, हर चीज चाइना, हर चीज चाइना से लेते हैं भाई हम। ठीक है, चाइना को हटा दो, हमारा आधा जो है ना, ये टेबल पे जितना मेरे शायद सामान पड़ा हुआ है खाली हो जाएगा, लैपटॉप है, आईपैड भी चला ही जाएगा, नहीं आईपैड तो एप्पल का है। घड़ी पता नहीं क्या होगा, सही गायब हो जाएंगे हम, सही है। तो सर दैट इज द रीजन वी आर इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट वो फॉर द बेस्ट, लेट्स सी आगे क्या होता है, इंशाल्लाह काम तो कर रहे हैं। तो सर दिस इज व्हाट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स आर। ठीक है, ठीक है, हमने आगे लिखा भी है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, नाउ सर, अब बात हो रही थी पहले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर्स के हवाले से बात हो रही थी। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं सर? क्वार्टनरी भी समझाता हूँ बेटा, क्वार्टनरी भी समझाता हूँ, अभी समझा दिया ना, कुछ समझ नहीं आएगा। नबिया सबर, नबिया, नबिया मैं समझाता हूँ बेटा, नबिया ही काफी है अहमद वकार आपको क्वार्टनरी समझाने के लिए बेटा। लेकिन औसाफ इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बेटा। फिर अगर तुम डेफिनेशन में तुम ये कर रहे हो तो तुम अपनी अच्छी टर्मिनोलॉजी बताना, लंबी मत करना। ठीक है, कि जो है ना उसके अंदर तुम कर रहे हो कि स्टार प्लस लिख रहे हो पूरा। सही है, अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करना, और कोशिश करना कि एग्जाम्पल्स दे दो। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो तो तुम्हारे लिए सही सीन हो जाएगा। जिस जिस बच्चे के पास एक्सेस नहीं है पोर्टल का, वो मेरे एडमिन से बेटा पोर्टल का एक्सेस ले ले, ऑब्वियसली इसकी रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगी। यार थैंक यू यार, अलीजा, नबिया, यार तुम लोग तो बड़ा हेल्प कर रहे हो मुझे, गुड यार। सही है बेटा, ऐसे हेल्प करते रहो, कोई बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है उसको ऐसे चैट पे मैसेज में उसकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दो, शाबाश बेटा। क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, वर्कशॉप है, तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, मैं मैसेज कम देख रहा हूँ। बाय द वे, क्लैप फॉर द फॉर स्टूडेंट्स, दे आर आर गेस्ट, ये हमारे बेटा मेहमान हैं। सम आर फ्रॉम यूएई, सम आर फ्रॉम सऊदीया। ठीक है, एंड स्पेशली आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, लव गाइस लव। भाई वो कोरियन दिल कैसे बनाते हो? क्या? ये ये ऑलराइट, तो सर लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब सर हमने क्या करा है? अच्छा बस बस बस, अरे बस, अरे बस बस बस, अरे बस भाई, पढ़ लो बेटा, 7 दिन है, पढ़ लो प्लीज। ग्रेड नहीं आ रहे इन बच्चों का, ये बोल रहे होंगे। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमी की कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, अब दो टाइप की इकोनॉमी में हम कैटेगरी बनाएंगे, एक होता है सर प्राइवेट सेक्टर, और एक होता है पब्लिक सेक्टर। भाई डू नॉट कंफ्यूज, जो हमने पहले पढ़ा ये हमने बिजनेस इंडस्ट्री की कैटेगरी बनाई थी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी।
अब हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी कैटेगरी बना रहे हैं, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो सर क्या डिफरेंस है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में, वो ऐसे करके पूछ लेता है, डिफरेंशिएट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। Businesses owned, run, and controlled by private individual or businessmen with the main objective of profit maximization is known as private sector, ठीक है, सही है। वो बिजनेसेस जो ओन, रन और कंट्रोल कर रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेसमैन, ठीक है, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, ठीक है। वो बिजनेसेस जो प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन, रन एंड कंट्रोल कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाओ जेब में डालो, उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। पब्लिक सेक्टर बिजनेस क्या होता है, पूरी बात लिखना, हाँ, इनका ऑब्जेक्टिव भी लिखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला। बिजनेसेस ओन, रन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, वो बिजनेसेस जो ओन, रन और कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट, विद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ री इन्वेस्टमेंट, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रॉफिट कमा के री इन्वेस्ट करेंगे इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में, कंट्री में, सोसाइटी में, इन बिजनेसेस को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बिजनेस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सुई गैस, लाइक KESC यूज्ड टू बी, ठीक है। ये सारे क्या है सर, पब्लिक सेक्टर्स हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स तो आप लोग को पता ही है, सारे हमारे हैबिट, शेबिट, सोना, यूरिया, GSK, सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स बिजनेस है। बहरहाल तो ये था सर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेस। अब सर इस प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के चक्कर में हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी निकल कर आई, जो आपने अपने ओ लेवल्स में पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में। ओ बिल्कुल, जब आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी ये, दैट इज क्या, प्राइवेटाइजेशन, उसको आप क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। व्हेन स्टेट ओन्ड कंपनी सोल्ड टू प्राइवेट इंडिविजुअल, द प्रोसेस नोन एज प्राइवेटाइजेशन। जब हम अपनी अपनी गवर्नमेंट, अपनी मतलब गवर्नमेंट का बिजनेस, स्टेट ओन्ड बिजनेस, हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एयरवेज, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक, पहले KESC था, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच के इलेक्ट्रिक बना दिया। फॉर एग्जाम्पल PIA, ठीक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पहले स्टेट ओन था, गवर्नमेंट का था, फिर इन्होंने क्या किया, प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इसके पीछे 3 रीजन हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के, मैं नोट्स में नहीं लिख रहा, बता रहा हूं, तुम लोग पेपर में मत लिखना, रीजन मत लिखना, बाकी सब लिखना। प्राइवेटाइजेशन के 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि आपकी गवर्नमेंट से, जो है ना, आपकी गवर्नमेंट या आपका कंट्री क्राइसिस में, एंड योर कंट्री नीड्स मनी, देन यू आर डूइंग प्राइवेटाइजेशन। नंबर 2, योर कंट्री इज इन वॉर, आपका कंट्री वॉर में, तो व्हेन योर गवर्नमेंट इज इन वॉर, योर कंट्री इज इन वॉर, तो दे डू नॉट हैव टाइम, ठीक है, टू कंट्रोल ऑल अदर बिजनेसेस, तो प्राइवेटाइजेशन होती है। नंबर 3, योर गवर्नमेंट इज करप्ट, अगर आपकी गवर्नमेंट करप्ट है तो वो अपने सारे गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस बेच के पैसा खा जाती है, ठीक है। 3 रीजन है प्राइवेटाइजेशन के। देखिए एडवांटेजेस क्या है प्राइवेटाइजेशन के, सर एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, काम अच्छा होगा, कॉस्ट कम होगी। गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन गवर्निंग, गवर्नमेंट नाउ गवर्नमेंट हैव टाइम कि वो गवर्निंग करें, सही है, बिजनेस बिजनेस छोड़ें। टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, और बैरियर्स ऑफ एंट्री खुल जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर्स ऑफ एंट्री, जब गवर्नमेंट का बिजनेस था तो नोबडी वांटेड टू कम्पीट विद गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ने जब उसको प्राइवेटाइज कर दिया, तो वो जो बैरियर था ना, बिजनेस कंपटीशन का बैरियर, वो खुल गया। नाउ अदर बिजनेस विल कम एंड कम्पीट विद दैट। डिसएडवांटेजेस क्या है सर, हाई प्राइसेस हो जाएंगे, महंगा हो जाएगा सर। प्राइवेट का काम क्या है, प्राइवेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो सर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा सर। फिर सर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को लॉस कर देगी, जो गवर्नमेंट कमा रही थी, नाउ गवर्नमेंट नहीं कमा पाएगी उस बिजनेस से, सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर पाएगी। मोनोपोली के चांसेस हैं, अब जिसने प्राइवेट इंडिविजुअल ने खरीदी है वो मोनोपोली कर सकता है, सिंगल बिजनेस पावर, ठीक है, लाइक के इलेक्ट्रिक इज डूइंग।
कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो सकती है बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल सारे फालतू एम्प्लॉयज को निकाल देगी, बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी कॉस्ट को कम रखेगा, तो वो फालतू सैलरी, पेंशन और अदर रिवॉर्ड्स नहीं देगा एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो सकती है। दिस इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का उल्टा है नेशनलाइजेशन। व्हेन गवर्नमेंट अक्वायर प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिजनेस, जब गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेस को अक्वायर कर लेते हैं, इसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। बहरहाल नेशनलाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर, बट यू गाइस मस्ट हैव स्टडीड इन योर ज्योग्राफी और पहले 1000 बार। नाउ सर हमने क्या कर लिया, हमने सर 1.1 1.1 खत्म कर लिया, दैट इज क्या, ऑन एंटरप्राइज। नाउ वी आर गोइंग ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर। अब हम 1.2 शुरू कर रहे हैं यार। पानी पिलाएंगे, लेकिन बात सुने, ठंडा नहीं है, सादा, गला बिल्कुल खराब है, और थोड़ा सा कॉफी चाय कुछ भी, गला बहुत फारिग है, चाय कर लें, चाय कर लें, ठीक है। बिजनेस स्ट्रक्चर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना 1.2, ऑलराइट। 1.1 में कोई मसला तो नहीं है भाई, समझ आता है तो ओके कर दें प्लीज। समझ आता है तो ओके कर दें, ओके 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 ओके। अबे लो, क्या ब्रेक, ऑनलाइन में भी क्या ब्रेक ब्रो। 2 घंटे की तो क्लास है, कौन सा 6 6 घंटे की हमने लिखी हुई है। वही पढ़ने उमर इकबाल, वही पढ़ने बेटा, बिजनेस स्ट्रक्चर में वही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओके लाओ आजो जी, कंटिन्यू करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या बिजनेस स्ट्रक्चर, ठीक है, या बिजनेस मॉडल, ठीक है। 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात बात पे पेपर में आता है, बात बात पे, ठीक है। अच्छे से डील करना होता है, सही है। अच्छे आंसर बना सकते हो इसमें तुम, बिकॉज बड़ा इजी भी है, और बिल्कुल बेसिक ऑफ लाइफ है ना यार। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस यू हैव टू गो थ्रू विद दिस, ठीक है, कि बिजनेस स्ट्रक्चर तुमने क्या डिसाइड करना, सही है। अब सर 4 टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर हैं या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। नंबर 1 इज सोल ट्रेडर, सॉरी, नंबर 1 इज सोल ट्रेडर, नंबर 2 इज पार्टनरशिप, नंबर 3 इज लिमिटेड कंपनी, जिसमें हम 2 टाइप की कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड। फिर है सर कोऑपरेटिव्स। ये 4 टाइप के बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे, सही है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सोल ट्रेडर। ये सोल ट्रेडर कौन होता है? सोल ट्रेडर, देखो द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग सोल, सोल मतलब अकेला, ट्रेडर मतलब बिजनेस, ठीक है। सोल ट्रेडर, अकेले बिजनेस करने वाला, ठीक है। इट इज अ सिंगल ओनर बिजनेस हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द वर्क, डिसीजंस एंड प्रॉफिट लॉस सिचुएशन। ये वो बिजनेस ओनर है, सिंगल ओनर है, इसका कोई पार्टनर नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिबल है सारे काम करने का, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग का, और बिजनेस के प्रॉफिट लॉस सिचुएशन का। कोई पार्टनर नहीं है, अकेला बिजनेस करने वाला। फॉर एग्जाम्पल आपके लोकल एरिया में जो जनरल स्टोर टाइप दुकानें होती है ना, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ये सारे कौन होते हैं? सोल ट्रेडर होता है। या चलो बड़े में ही बात करते हैं, इम्तियाज, कितना बड़ा स्टोर है इम्तियाज, सोल ट्रेडर है, कोई पार्टनर नहीं है आपका, ठीक है। इट डज नॉट पे कॉर्पोरेट टैक्स, ये कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं करते, एज द बिजनेस डू नॉट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट टैक्स क्यों नहीं पे करते? क्योंकि इनकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, मतलब इनका बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, दे आर अ सोल ट्रेडर। हाँ, दे देमसेल्व्स आर रजिस्टर्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, उनका अपना, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, बट इनकम टैक्स पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स मतलब बिजनेस टैक्स पे नहीं करते, बिकॉज उनका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं, बिकॉज दे आर सोल ट्रेडर, दे कैन नॉट रजिस्टर इट, ठीक है। रजिस्टर करना है तो कंपनी बनानी पड़ेगी, सही, दे आर नॉट कंपनी, दे आर सोल ट्रेडर्स, ठीक है। तो सर फायदा क्या है सोल ट्रेडर होने का? कीप्स ऑल द प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा? जेब में जाएगा। यार ये नहीं पियो यार, तबीयत बहुत खराब है, नाक में जा रहा है, सही है। सारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा सर? जेब में जाएगा।
इजी टू सेटअप है, सेटअप करना इजी है, इसलिए नहीं कि छोटा बिजनेस है, इसलिए क्योंकि जब हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी गवर्नमेंट को तो लीगैलिटीज कम होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कम होती हैं। ओन डिसीजन मेकिंग, बिजनेस क्या करता है, अपनी डिसीजन मेकिंग, जो ओनर है ना खुद डिसीजन मेकिंग करता है, सही, किसी से उसको मशवरा नहीं करना, किसी से पूछना नहीं है, खुद डिसीजन ले लिया। ठीक है। फेवरेबल स्केड्यूल, ओनर का फेवरेबल स्केड्यूल है, ठीक है, कि वो कल दिल कर रहा था सुबह 8 बजे चला गया, परसों दिल नहीं कर रहा 12 बजे की छुट्टी कर ली। अपना स्केड्यूल उसको उसने क्या बनाया हुआ है, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल स्केड्यूल बनाया हुआ है, बिकॉज ओन बॉस है ना, कोई उसका बॉस नहीं है, ठीक है, उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे। डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या है सोल ट्रेडर के। नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, बिजनेस की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो जब बिजनेस की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मीन्स कि आपने किसी से पैसे लिए, आपने अपने बिजली का बिल पे नहीं किया, या आपने कोई मशीन खरीदी उसके पैसे नहीं दिए, या ट्रेड पेबल आपने करना है, किसी को आपने सामान खरीदा पैसे बाद में देने थे, ये सब आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है। थिंग्स यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ इज योर लाइबिलिटी। सही। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जितना चाहे लाइबिलिटी कर लूं, नहीं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स, इसके आगे लिख लेना अपने पास, व्हेन द ओनर्स पर्सनल एसेट इज ऑन रिस्क, जब ओनर का अपना पर्सनल एसेट रिस्क पर आ जाए, इसको आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी है, आपने बैंक को लोन वापस नहीं दिया, तो बैंक हैज अ राइट कि बैंक आपके घर की फाइल ले, आपकी गाड़ी की चाबी आपसे छीने, आपका फर्नीचर निकाले, उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले, अपना पैसा रिकवर कर ले, इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? बिकॉज आपकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। सही है, आप कंपनी नहीं हो, आप सोल ट्रेडर। अगर आप कंपनी होते ना तो बैंक आपके पर्सनल एसेट को हाथ भी नहीं लगा सकता था। क्यों? जब कंपनी पढ़ाऊंगा तो समझाता हूं। फिर सर, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बेयर करनी है सोल ट्रेडर में। नो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी नहीं है, कंपनी नहीं है ना, सोल ट्रेडर मर गया, बिजनेस बंद। ठीक है, कंसिडर टू बी बंद, कोई कंपनी तो है नहीं जो उसकी लेगेसी को आगे लेके चले। तो सर ये क्या है सर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर के, कहा जा रहे हो? ठीक है, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं आपके सोल ट्रेडर के। नाउ सर, सोल ट्रेडर डन, नाउ वी आर गोइंग ऑन पार्टनरशिप। अब मैं अकेला नहीं हूं, नाउ आई एम नॉट अ सोल ट्रेडर, अब तुम मुझे बुली नहीं कर सकते हो। सही है। अब मेरे साथ मेरे पार्टनर आ गए हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बना लिया है, अब मैं बोर भी नहीं हो रहा हूं, है ना। अब मेरे ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो गई है, अब मेरे पास थोड़े पैसे भी ज्यादा आ गए बिजनेस चलाने के, बिकॉज नाउ आई हैव माई पार्टनर्स इन बिजनेस। ठीक है। तो सर पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस? व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस? बिजनेस कैन बी फॉर्म, बिजनेस वो बिजनेस जो कि फॉर्म होता है बिटवीन टू और मोर पीपल who share capital, ownership and responsibilities and profit loss situation। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं, अपने कैपिटल को शेयर करते हैं, मतलब अपने पैसे को, अपनी ओनरशिप को शेयर करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं, और प्रॉफिट लॉस सिचुएशन को भी शेयर करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। होता है 2 to 20, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता, तो आप क्या लिख लो, 2 और मोर लिख लो, इतना काफी है। इसको आप कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, निदा, मैंने, नबीहा ने और अहमद ने क्या किया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया ABC, अली बाबा केटरिंग। हम क्या करते हैं? खाने बना के बेचते हैं। सही है, ABC। अब इसके अंदर निदा 25% की पार्टनर है, 25% का पार्टनर मैं हूं, 25% का पार्टनर अहमद है, और कौन था? 25% पार्टनर कौन है? नबीहा है,
सही है, तो ये कितना हो गया? 25, 100%। ये क्या पार्टनरशिप बिजनेस बन गया? ये 4 पार्टनर है, ऐसे 20 पार्टनर्स भी हो सकता है किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब सर एक होता है वर्किंग पार्टनर, वो बंदा जो बिजनेस में पैसा भी लगा रहा है और बिजनेस में काम भी करता है, काम भी करता है और पैसा भी लगा रहा है। एक होता है साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर कौन होता है? जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है लेकिन काम कुछ नहीं करता। Partner who invested capital in business but do not involve in business activity except of finance। ये बिजनेस में कोई काम नहीं करता, बिजनेस की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होने का इसको कोई राइट नहीं है, लेकिन फाइनेंसिस के बारे में ये इन्वॉल्व हो सकता है, फाइनेंसिस में इन्वॉल्व। इसको हम साइलेंट पार्टनर कहते हैं। सर इसको हमने रखा क्यों बिजनेस में? जब ये कोई काम ही नहीं करता, तो सिर्फ पैसे लिया और घर बैठ के प्रॉफिट खा रहा है। हाँ, क्यों हमने ऐसा क्यों करा? हम मजबूर थे, हमें पैसों की जरूरत थी। हमारे पास दो ऑप्शन थे। नंबर वन, लोन ले लो, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करना पड़ेगा। दूसरा, हम पार्टनर ले आए। तो हम चारों ने क्या सोचा, हमने बोला यार हम अपनी पार्टनरशिप जो है ना अली बाबा केटरिंग में 20% कर देते हैं। तो यार नबिहा ने माइनस करी 5, 5 मैंने माइनस करी, 5 जो है जो भी था उसने माइनस करी। ठीक है, हम सब ने, तो ये बन गया 20% टोटल। हमने ये 20% उठा के दे दिया किसको? बरीरा को। हमने बोला बरीरा हमारे साथ 20% की पार्टनरशिप बन जाओ। सही है, सही है। 20% की वैल्यू है 20 लाख रुपए। हम काम करते हैं यहाँ पर, पैसा लगाया, काम भी करते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। तुम भी यही करना, तुम भी काम कर लेना और पैसा भी लगा दो। बरीरा ने बोला नहीं, मैं आपकी तरह गरीब नहीं हूं, मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगी और काम नहीं करूंगी, मुझे महीने महीने मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी हो बता देना। ये क्या है सर? साइलेंट पार्टनर है। मैंने बोला ठीक है यार, अच्छा है, चलो सिर्फ पैसे ले लो। पैसे भी एक और पार्टनर आएगा तो चे 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 करेगा, एक और बंदे की चे 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 नहीं सुन सकते, तो सही है पैसे ले लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज अभी आपको पैसे की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में आपको पैसों की जरूरत नहीं होगी ना, तो आपको बरीदा जहर लग रही होगी कि काम तो कुछ करती ही नहीं है, 20 लाख रुपए लगाए 20 करोड़ कमा रही है। एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप बिजनेस के? न्यू आइडियाज आएंगे। क्यों? पहले मैं अकेला था, काम करता था, आइडियाज नहीं आते थे। अब नाउ आई हैव पार्टनर। आइडिया का सिंपल गेम भाई, मोर ब्रेन्स मोर आइडियाज। ठीक है। फिर सर लॉस डिवाइड होगा। पहले सारा लॉस खुद बेयर करना पड़ता था, अब वो लॉस डिवाइड होता है पार्टनर्स में, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। पैसा ज्यादा आ गया, मोर कैपिटल आ गया। देखो 5 पार्टनर है ना, ईच पार्टनर के पास 20% पार्टनरशिप है, सब 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए सब ने। मैंने 20 लाख से स्टार्ट किया था, नाउ वी हैव 4 मोर पार्टनर, तो हमारे पास 80 लाख रुपए और पड़ा हुआ है फंड्स में। कैपिटल, मोर कैपिटल आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो गई। पहले सारा काम अकेले करना पड़ता था, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई सर? डिवाइड हो गई सब में। डिसएडवांटेजेस क्या है? इधर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अब मेरी गाड़ी भी बिकेगी, नबिहा की भी बिकेगी, अहमद की भी बिकेगी, सबकी गाड़ियां बिकेंगी बेटा, अगर बैंक का लोन वापस नहीं किया या कोई लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करी, बिकॉज वी आर नॉट, स्टिल नॉट अ कंपनी, स्टिल वी आर अ पार्टनरशिप बिजनेस, नॉट अ कंपनी। सही है। प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, सबको प्रॉफिट देना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस को क्या होता है? लॉस होता है। डिसीजंस आर बाउंड। आपके डिसीजंस क्या है सर? बाउंड हुए हैं डिसीजंस। पहले सोल ट्रेडर था, जो दिल करता था मैं डिसीजन लेता था। अब मुझे अपने पार्टनर से मशवरा लेके डिसीजन लेना पड़ता है, तो हमारे डिसीजंस आर क्या? बाउंड। ठीक है। ये क्या सर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है आपके पार्टनरशिप बिजनेस के? अब सर, तो सर ये पार्टनरशिप जो हुई है आप 5 लोगों की, अबाउट 20% की ईच, इसका कोई रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, है ना? कल को वरना कोई भी बोल दे मेरा तो 25% था, कैसे था भाई? कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। होता है रिकॉर्ड, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सही है। अब ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट? लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बिटवीन पार्टनर्स इन विच capital investment, ownership, responsibility of each partner, rules, policy of the business mentioned। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे सारे पार्टनर्स ने साइन किए हुए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है?
सबकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी, ओनरशिप है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी क्या रूल्स एंड पॉलिसीज है, सब लिखा हुआ है। ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर इसमें से कोई भी रूल ब्रेक करता है या ब्रीच करता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा सर, उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। मतलब ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट लेके आप कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे भाई इसने ये हमारे अग्रीमेंट के अंदर इसने ब्रीच किया है, केस करेंगे, लीगल एक्शन ले लेंगे अपने पार्टनर के खिलाफ। ये होता है सर आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और ये होता है आपका सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है। इतना समझ में आया तो सर ओके करो, फिर मैं कंपनी स्टार्ट करूँ। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? कब आओगे वापस? तो बनाओ ना, पेमेंट करो उसको। यही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? उसको मास का कह रहा है। सर लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ बेटा। ये नहीं, ये वाली। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ बना के। ये तो पास पेपर देना। पास पेपर से क्या करेंगे अभी ये बच्चे? भाई काम हो गया इनका। जिन बच्चों ने, चलो मैं बताता हूँ। भाई मैं मुझसे अभी क्या पूछ रहे हो इस बारे में? जितना हुआ हुआ है उसका तो चेक करो, कितना हुआ हुआ है उसको, जितने हुए हैं उतने तो बना के भेजो उसको। लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज। अब सर देखो कंपनीज क्या होती हैं, व्हाट आर द कंपनीज। अब हम क्या सोल्डर और पार्टनरशिप से बाहर आ गए, अब हम कंपनी बनाएंगे। सही है। कंपनी में हम दो टाइप की कंपनी पढ़ते हैं, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। सही है। सही है। तो सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसे मुंह उठा के नहीं बन जाती, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू रजिस्टर अ लिमिटेड कंपनी, कि हम एक लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कैसे करें। तो सर बताता हूं। हर कंट्री में ना एक डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग नाम से, जिसका नाम होता है कॉरपोरेशन। ठीक है। पाकिस्तान का शायद एसईसीपी के नाम से। उसको आप क्या कहते हैं? कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन उस ऑफिस को। उस ऑफिस में क्या होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। गवर्नमेंट का ऑफिस है यहाँ कॉरपोरेशन। इसमें अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। सही है। जिस तरह इंसान रजिस्टर्ड होता है ना नादरा में, उसको अपना आईडी कार्ड मिलता है, इसी तरह कॉरपोरेशन में कंपनी रजिस्टर होती है, कंपनी को उसका सर्टिफिकेट मिलता है, आईडी कार्ड मिलता है। कंपनी को रजिस्टर करने के लिए हमें दो टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है एमओए, और दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम होता है एओए। एमओए का क्या मतलब है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए का क्या मतलब है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम अपने बिजनेस की डिटेल, ऑफिस का एड्रेस, वेबसाइट, अकाउंट, सब कुछ डालते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ओनर्स की डिटेल, उनका एड्रेस, कितने शेयर होल्डर हैं, कितने वैल्यू के शेयर इशू करने जा रहे हैं, ये सब हम डालते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और ये दोनों डॉक्यूमेंट हम कहाँ सबमिट करते हैं? कॉरपोरेशन में सबमिट करते हैं। जब कॉरपोरेशन इन दोनों डॉक्यूमेंट को पास कर देती है, अगर पास ना करे तो रिश्वत दे देना, अस्तगफुरुल्लाह, नहीं देना। अगर जब कॉरपोरेशन इन दोनों डॉक्यूमेंट को पास कर देती है, ठीक है, तो वो हमको एक सर्टिफिकेट देती है, और वो सर्टिफिकेट को क्या कहती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। के नाउ दिस सर्टिफिकेट इज अ सबूत, इज अ प्रूफ दैट योर बिजनेस इज रजिस्टर्ड एज लिमिटेड कंपनी, कि आपका बिजनेस एज अ रजिस्टर्ड कंपनी जो है ना, रजिस्टर्ड हो चुका है। नाउ यू कैन मेक अ लिमिटेड कंपनी। नाउ यू मे कैन मेक, बट विच कंपनी आई कैन मेक? You can make a private limited company, not public. Why not public? Because
पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का प्रोसेस ये है कि स्टार्ट में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओगे, उसको 5 साल तक रन करोगे, और फिर आप यू कैन टर्न योर कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आप डायरेक्ट पब्लिक लिमिटेड नहीं बना सकते। सही है। जिस तरह ए लेवल्स करने के लिए पहले आपको ओ लेवल्स करना पड़ता है, इसी तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के 5 साल तक रन करना पड़ता है। दैट्स हाउ यू कैन मेक अ कंपनी, दैट्स हाउ यू रजिस्टर्ड योर कंपनी। सही है, कंपनी बन गई। अब सर पढ़ते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? व्हाट इज चौधरी ब्रेलियंस, व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? The company who offer shares to friends and family but not in general public। ये वो कंपनी है जो शेयर इशू कर रही है फ्रेंड्स एंड फैमिली को। सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर इशू करती है और किसी को शेयर इशू नहीं करती। सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली? क्या इमीडिएट फ्रेंड्स और फैमिली होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। सही है। इट्स लाइक इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट। इंस्टाग्राम में 2 अकाउंट होते हैं ना, प्राइवेट होता है और एक होता है पब्लिक। प्राइवेट अकाउंट में क्या होता है कि आप जाते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, तो फिर आप उनको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो। स्लैंग तो नहीं है स्टॉक, आप उसको स्टॉक कर सकते हो, ठीक है, वॉट एवर। सही है। ये होता है ना इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, बस खोला और बस चलो भाई शुरू होगा। फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो उनकी प्रोफाइल में क्या चल रहा है। सही है। तो सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लाइक अ प्राइवेट इंस्टाग्राम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप रिक्वेस्ट भेजोगे, कंपनी को अगर आप अच्छे लगे तो कंपनी आपको शेयर बेचने के लिए रेडी हो जाएगी। नाउ यू कैन बाय देयर शेयर। इंस्टाग्राम जिस तरह आपके फॉलोअर्स को फ्रेंड्स बताता है, नाउ यू विल बी कंसिडर एज कंपनीज फ्रेंड बिकॉज यू हैव कंपनीज शेयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। यू कैन sell your share to friends and family but not in general public। what is general public? general public क्या है सर? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपना शेयर अभी नहीं बेच सकते। आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए आपको पब्लिक लिमिटेड बनानी पड़ती है। सही है। दिस इज योर प्राइवेट लिमिटेड सेलिंग शेयर्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। बस इतनी बात याद रखना। फायदा क्या है? अब आपकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी को रजिस्टर्ड किया है। अब आपकी आइडेंटिटी अलग है, कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। यू आर अली, ठीक है, रनिंग अली प्राइवेट लिमिटेड। दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, दोनों के बैंक अकाउंट्स अलग हैं, ठीक है, बिकॉज कंपनी अब रजिस्टर्ड हो चुकी है, अब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप नहीं है। तो जब सर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी तो क्या होगा, हमें लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगी। देखो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में हम क्या लिख रहे थे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और वो डिसएडवांटेज था। वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों थी? बिकॉज हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अब क्या है, हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो ये है लिमिटेड लाइबिलिटी और एडवांटेज है। ओनर पर्सनल एसेट इज नॉट ऑन रिस्क। कंपनी ने लाइबिलिटी की है, कंपनी पे ऑफ करेगी, मेरे पर्सनल एसेट को कोई टच भी नहीं कर सकता बिकॉज कंपनी हैज डिफरेंट आइडेंटिटी, आई एम डिफरेंट आइडेंटिटी। कंपनी का बैंक अकाउंट डिफरेंट है, मेरा बैंक अकाउंट डिफरेंट है। कंपनी का डिसीजन बोर्ड लेता है, मेरे अपने डिसीजन मैं खुद लेता हूं, तो मेरे एसेट को तो छूना भी नहीं, केस कर दूंगा तुम पर। समझ आ रही है बात? लिमिटेड लाइबिलिटी। मोर फाइनेंस अवेलेबल कहां से आया? शेयर बेचे पैसा आया। कंटिन्यूटी, मर गया, पागल हो गया, सटक गया, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए, कोई भी कंपनी को रन कर लेगा। 1 घंटे का साइलेंट करेंगे, साइलेंट फॉर सम रीजन, चलो भाई चलने दो। सही है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्ट टू सेल शेयर, शेयर बेचना मुश्किल है बिकॉज यू आर नॉट इन जनरल पब्लिक, यू हैव टू यू नो मुश्किल से शेयर बिकते हैं। लीगल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, लीगल मतलब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। कॉर्पोरेट टैक्स लेगी। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स है 35% बिजनेस टैक्स। मतलब अगर कोई बिजनेस 1 करोड़ में प्रॉफिट कर रहा है तो वो 35 लाख रुपए टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को, और बदले में टू टीवी, सड़कें, डके, ये सब आपने खुद करना है। हाँ? ये सब की सेफ्टी आपने खुद करनी है, कोई आपको आगे बचाएगा नहीं, ठीक है। स्टे सेफ गाइस, स्पेशली फॉर इन कराची। सही है। तो कॉर्पोरेट टैक्स आपको पे करना है। फिर सर लेस सीक्रेसी है, आपके बिजनेस में सीक्रेसी कम हो रही है ना। सही है। फिर सर आपको प्रॉफिट शेयर करना है।
सही है, किससे? अपने पार्टनर से, अपने डायरेक्टर से, जिन जिनको आपने शेयर बेचेंगे उन सबको अपने डिविडेंड देने हैं। तो ये क्या सर, फायदा और नुकसानात है किसका? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। नाउ सर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड? देखो, प्राइवेट, पब्लिक इंस्टाग्राम कोई भी आ जाए, सही है, ठीक है, पब्लिक इंस्टाग्राम, पब्लिक लिमिटेड। लेकिन पब्लिक लिमिटेड अब गेम हो चुकी है बड़ी। अब मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं हूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बड़ी बिजनेस ही बनती है, लार्ज बिजनेस ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनता है भाई। सही है जी, बड़ी गेम है पब्लिक लिमिटेड की। द कंपनी ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। वो कंपनी जो अपने शेयर इशू कर रही है इन जनरल पब्लिक, मतलब इनके अकाउंट सारे पब्लिक के सामने आ जाएंगे, एक क्लिक पे शेयर खरीदो, शेयर बेचो। इसको आप क्या कहते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ये कंपनी लिस्ट हो गई है कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। नाउ एनीबडी कैन सी हाउ मेनी शेयर यू हैव, how much is the price of a share, how much did you sell last year, how much did you earn last year, how much tax you paid last year, सब कुछ अब आपको पता है। क्यों? बिकॉज अब आपका इनकम स्टेटमेंट अवामी हो गया, और आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अवामी हो गया, अखबार में आएगा, गूगल में आएगा, स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएगा। एनीबडी कैन सी व्हाट यू आर डूइंग इन योर बिजनेस बिकॉज यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, योर अकाउंट्स आर पब्लिक। कोई भी आएगा उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, देख के चला जाएगा, चाहे उसे शेयर खरीदना हो कि शेयर ना खरीदना हो। सर, ये शेयर होल्डर शेयर क्यों खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में? इनके दो इंटरेस्ट होते हैं। एक, डिविडेंड, कंपनी इनको सॉल्ट ऑफ प्रॉफिट देती है जिसको कंपनी कहती है डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शेल के शेयर खरीदे हुए हैं 200 शेयर, तो 200 शेयर पे फॉर एग्जाम्पल 0.02% मैं शेल कंपनी का ओनर हूं, तो इसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। पहला इंटरेस्ट शेयर होल्डर का। दूसरा इंटरेस्ट शेयर होल्डर का इस कैपिटल गेन। मैंने शेल कंपनी के 200 शेयर खरीदे थे जिनकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए। शेल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और अब इन 200 शेयर्स की वैल्यू हो गई है 7 लाख रुपए। तो मैंने अपने 200 शेयर सेल कर दिए, 5 के खरीदे थे, 7 के बेच दिए। कितने का फायदा हुआ? 2 लाख का फायदा हुआ। इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये दो इंटरेस्ट होते हैं शेयर होल्डर के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर। दैट इज द रीजन शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर खरीदते और बेचते हैं, शेयर का ट्रेड करते हैं ताकि वो कैपिटल गेन कर सके। फायदा क्या है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी यहां पर भी है, फायदा आर द सेम। लिमिटेड लाइबिलिटी यहां पर भी है, यहां पर तो कुछ ज्यादा ही पैसा अवेलेबल है, और यहां पे कंटिन्यूटी भी है। बट डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट ऑफ कंसल्टेंसी है सर। नाउ यू आर इन अ बिग गेम, नाउ यू आर इन अ बिग पॉन्ड, ठीक है, अब आप बड़ी मछली हो गए हो भाई। तो आपको राइट डिसीजन मेकिंग करनी है। आपका एक गलत डिसीजन, स्टॉक एक्सचेंज बूम, नीचे गिर जाएगी। सही है। एक अच्छा डिसीजन, स्टॉक एक्सचेंज फ्लाई कर जाएगी। सही है। बेयर एंड बुल जिसको कहते हैं। वर्कशॉप है, वरना डिटेल में बात करते हैं इस पर, अभी छोड़ो, अभी आगे चलता है। सही है। तो सर, तो आपको राइट डिसीजन मेकिंग के लिए कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ते हैं जिनको मोटी मोटी सैलरीज देनी पड़ती है, या किसी कंपनी का क्लाइंट बनना पड़ता है कि वो आपको कंसल्टेंसी दे। कॉस्ट है। लीगल फॉर्मेलिटीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेस सीक्रेसी। क्यों लेस सीक्रेसी? बिकॉज आपकी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अवामी हो चुकी है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, जो नॉन अकाउंटिंग बच्चे उनको बता दूं, इनकम स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का सारा समझो बायोडेटा लिखा होता है। कंपनी ने कितना सेल करती है, कितना परचेज करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, कितना लॉस कमाती है, कितना टैक्स देती है, सब कुछ लिखा होता है, अवामी हो चुका है। तो सीक्रेसी तो ना नहीं हुई ना। ओनर लूज कंट्रोल, ओनर कंट्रोल लूज कर सकता है। कैसे ओनर लूज कंट्रोल करेगा? दो चीजें होती हैं पब्लिक लिमिटेड में, एक होती है एजीएम, दूसरा होता है टेक ओवर्स। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, टेक ओवर्स मतलब कोई बंदा, कोई बिजनेस आपके बिजनेस के मोस्ट ऑफ द शेयर्स खरीद ले और आपके बिजनेस को टेक ओवर कर ले। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है? हर साल हम एक मीटिंग करते हैं, सारे शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, सारे शेयर होल्डर्स को चाय बिस्किट कराते हैं, खिलाते हैं, मतलब सही है। और फिर वोटिंग शुरू होती है। वोटिंग किस में होती है? इलेक्शन होता है। वोटिंग बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब फॉर एग्जाम्पल 5 डायरेक्टर्स है,
शेयर होल्डर इन 5 में से किसी एक को ज्यादा वोट देके हेड डायरेक्टर बना देगा, ठीक है। तो जो मेन ओनर था, अब मेन ओनर तो कोई और था, उसका क्या हो गया, ओनर कंट्रोल लूज हो गया। जो बाद में आई थी नबिया, नबिया अब हेड डायरेक्टर है, ठीक है। टेक ओवर मतलब नबिया आई, नबिया ने आपकी कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए, जैसे इलॉन मस्क ने किया था ट्विटर के साथ। अब क्या करा, टेक ओवर कर लेगी वो, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये आपके दैट्स हाउ यू लूज योर कंट्रोल। और इसको आप डिवोर्स ऑफ ओनरशिप कहते हैं, कि ओनरशिप की तलाक हो गई, ठीक है, ओनरशिप कैंसिल हो गई। ये आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है गाइस। इस पे मैं लंबी नहीं कर सकता, अदरवाइज आई हैव अ वेरी वेरी गुड स्टोरीज टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक। बट इतना काफी है जितना मैं समझा रहा हूँ, पेपर में लिख कर आना जो मैं कह रहा हूँ, पूरे मार्क्स मिलेंगे भाई, ठीक है, घबराना नहीं है, वर्कशॉप है। प्राइवेट, अच्छा इतना समझ में आया तो ओके करें जल्दी, फिर मैं आगे चलूँ। व्हाट इज फ्रेंचाइज? A business that uses a name, logo, and trading system of another existing successful business in exchange of license and royalty charges is known as franchise. फ्रेंचाइज वो बिजनेस है जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस का नाम, लोगो और ट्रेडिंग सिस्टम खरीद लेता है, और बदले में उसको क्या पे करता है, लाइसेंस फी और रॉयल्टी चार्जेस, या फिर प्रॉफिट शेयर करता है उसके साथ। इस बिजनेस मॉडल को हम फ्रेंचाइज कहते हैं। देखो यार, तुम्हारे पास 50 लाख रुपए थे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे। एक, तुम अपना सेल्फ फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनाओ, या दो, तुम मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइज ले लो। 50 लाख में नहीं मिलती है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अपना फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनाओगे, तकलीफ होगी बेटा, समझना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। मैकडोनल्ड्स की अगर तुम फ्रेंचाइज लेते हो तो सब कुछ सेटल्ड मिलेगा, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, नो टू हार्ड वर्क, यस टू स्मार्ट वर्क, तुमने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले ली। इसको कहते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस, जब आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस का नाम, लोगो और ट्रेडिंग सिस्टम ले लेते हो। बदले में क्या आप करते हो, बहुत महंगी लाइसेंस फी, जैसे 50 लाख रुपए मैंने अभी बोला ना, लाइसेंस फी। रॉयल्टी चार्जेस पे करते हो हर साल, या तो उनको प्रॉफिट दे रहे होगे, या हर साल उनकी उनके साथ एक सेट हुआ होगा, यार हर साल आप हमें 2 करोड़ रुपए देंगे, सही है। जो भी रॉयल्टी चार्जेस है आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, बिजनेस को जिसकी आपने नाम, लोगो ट्रेडिंग सिस्टम लिया हुआ। तो वो बिजनेस जो नाम, लोगो ट्रेडिंग सिस्टम दे रहा है उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज। वो बिजनेस जो ले रहा है उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजर। जो दे रहा है और जो ले रहा है उसको कहते हैं फ्रेंचाइज, ठीक है। ये होता है फ्रेंचाइज। सारे फ्रेंचाइज ये मैकडोनल्ड्स, केएफसी के आपको जो दिखते हैं, सब फ्रेंचाइज हैं। यूफोन की, मोबिलिंग की, सारी क्या है, फ्रेंचाइजेज हैं। फ्रेंचाइजेस खोल के बैठते हैं सब, ठीक है। कबाबजीज ने कितना बड़ा अपना नेटवर्क कर लिया, सब फ्रेंचाइजेज हैं भाई, सही है। एडवांटेजेस क्या है, लेस चांसेस ऑफ फेलियर। फेलियर के चांसेस क्या है, बहुत कम है। क्यों है, बिकॉज ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस है, चलेगा ही। फ्री में ट्रेनिंग मिलती है, आपके वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे। सेटल्ड सप्लाई चेन मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन? सप्लाई चेन मीन्स फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर मटेरियल एंड हाउ यू आर गेटिंग योर मटेरियल। अब फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में चीज कहाँ से लानी है, वेजिटेबल्स कहाँ से लाने, मीट कहाँ से लाना है, सॉसेस कहाँ से लाने हैं, सही है। इन सबके सप्लायर्स होंगे। अब इनमें से अच्छा सप्लायर कौन है, रेट किसके अच्छे हैं, कौन एफिशिएंट है, टाइम पे मटेरियल डिलीवर करता है, कौन टाइम पे मटेरियल डिलीवर नहीं करता, कौन क्रेडिट देता है, कौन क्रेडिट नहीं देता, कितनी टेंशन है ना। लेकिन मैकडोनल्ड्स जब आपने ले लिया, आपने किसी कंपनी की अगर फ्रेंचाइज ले ली, तो आपको सप्लाई चेन सेटल मिलेगी, आपको टेंशन ही नहीं है। जिस कंपनी, जिन वेंडर से कंपनी मटेरियल खरीद रही है, ऑटोमेटिक आपकी शॉप पे भी, आपकी बिजनेस में भी सेम वेंडर्स आके अपना मटेरियल दे जाएंगे, सही है। फिर सर, कस्टमर बेस बनी हुई है ऑलरेडी। कस्टमर, नया अपना बिजनेस खोलते, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना पड़ता, मार्केटिंग करनी पड़ती, कस्टमर बनाने पड़ते। यहाँ बनी बनाई कस्टमर बेस है। मार्केटिंग मिलेगी फ्री में, टीवी पे वो ऐड चला रहे हैं, हमारा ब्रांच ऑटोमेटिकली जो एडवर्टाइज हो रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, मतलब एवरेज यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। एवरेज यूनिट कॉस्ट कैसे कम होता है, जब हम बल्क बाइंग करते हैं। अब सेम चिकन जो बाहर 1200 की है, हमें 800 की पड़ेगी, बिकॉज माई फ्रेंचाइजर इज बाइंग फॉर ऑल द ब्रांचेस। तो वो क्या कर रहा है, बल्क बाइंग कर रहा है, बहुत ज्यादा खरीदा तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, सही है। डिसएडवांटेजेस क्या है,
एक्सपेंसिव लाइसेंस फी है, लाइसेंस बहुत महंगा है भाई। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ फिर भी मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़े। ओके भाई, फ्रेंचाइज है। फिर सर मॉनिटर्ड एंड सुपरवाइज्ड है, आपको हमेशा मॉनिटर करती रहेगी कंपनी, आपकी सुपरविजन करती रहेगी कंपनी, कहीं आप कोई रूल ब्रेक ना कर दो। प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा विद द कंपनी, विद द हेडक्वार्टर। और आपके राइट्स ऑब्वियसली कंपनी में कम है, बिकॉज कंपनी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन बिकॉज ऑफ योर ब्रांच, बिकॉज ऑफ योर फ्रेंचाइज। दैट इज द रीजन कंपनी इज सो ऑटोक्रेटिक एंड स्ट्रिक्ट विद यू, ताकि कहीं आपकी एक ब्रांच की वजह से ब्रांड रेपुटेशन खराब ना हो जाए। गॉट इट? दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइज। अब देखिए सर, जॉइंट वेंचर। व्हाट इज जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर मतलब two or more businesses pool in their resources to achieve a mutual task or objective। जब दो और दो से ज्यादा बिजनेस अपने रिसोर्सेस को एक साथ मिला लेते हैं ताकि एक म्यूचुअल टास्क और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, इसको आप जॉइंट वेंचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ए और बिजनेस बी ने मिलकर बिजनेस सी बना लिया, इसको आप क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल एंड नासा डेवलप्ड गूगल अर्थ। गूगल वॉज अ डिफरेंट कंपनी, नासा वॉज अ डिफरेंट कंपनी, दोनों ने क्या करा? अपने रिसोर्सेज को पुल इन किया और गूगल अर्थ बना दिया। टोयोटा एंड बीएमडब्ल्यू मेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल। टोयोटा इज अ डिफरेंट कंपनी, बीएमडब्ल्यू इज अ डिफरेंट कंपनी, दोनों ने अपने रिसोर्सेज को पुल इन किया और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाया। दैट वाज फेलियर बाय द वे, बट बना दिए। गॉट इट? तो ये होता है सर जॉइंट वेंचर। इसके फायदे और नुकसानात को प्लीज पढ़ना। मर्जर्स क्या होते हैं? मर्जर्स, when two or more businesses merge together, मतलब बिजनेस ए और बिजनेस बी अब बिजनेस ए बी बन गए। सही है? जब दो और दो बिजनेसेस आपस में मर्ज हो जाते हैं, पार्टनर समझो, दो बिजनेसेस की आपस में पार्टनरशिप हो गई। फॉर एग्जाम्पल, वारिद एंड जैज, दोनों अलग अलग कंपनी थी नेटवर्क की, अब दोनों एक कंपनी बन चुकी हैं। सही। फायदा क्या होता है? कंपटीटर एलिमिनेट हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है? तो इसको पढ़ना, फायदे नुकसान को पढ़ना है। बताता हूँ, पढ़ने का कंटेंट बताता हूँ एट दी एंड। फिर है सर टेक ओवर। व्हेन अ बिजनेस बॉट अनदर बिजनेस, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है, इसको हम क्या कहते हैं? टेक ओवर कहते हैं। व्हेन अ बिजनेस बॉट अनदर बिजनेस, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है। लाइक उबर बॉट करीम, जैसे उबर ने करीम को खरीद लिया। ठीक है? इसको आप क्या कहते हैं? टेक ओवर। इलॉन मस्क बॉट ट्विटर, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, इसको आप कहते हैं टेक ओवर, बिजनेस का टेक ओवर कर लिया। तो सर ये सारे क्या? जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड टेक ओवर। इससे आप बिजनेस को ग्रो करते हो। क्या करते हो? बिजनेस को बढ़ाते हो। फ्रेंचाइज से बिजनेस को बढ़ाते हो, मर्जर करके बिजनेस को बढ़ाते हो, टेक ओवर करके बिजनेस को आप क्या करते हो? बढ़ाते हो। सही है जी। ये थे आपके बिजनेस स्ट्रक्चर। नाउ अब मैं जा रहा हूँ 1.3 के ऊपर। आधा घंटा क्लास ऊपर होगी, 4:30 तक जाएगी। दैट इज क्या? बिजनेस साइज। अब बिजनेस के साइज को समझते हैं। बिजनेस साइज क्या होता है? अब हम समझेंगे साइज ऑफ द बिजनेस के बारे में। क्या साइज ऑफ द बिजनेस किसको कहते हैं? बिजनेस का साइज किसको कहते हैं? और सर बात तो ये कि व्हाई यू हैव टू मेजर साइज ऑफ द बिजनेस। आपको बिजनेस के साइज को आप जज क्यों कर रहे हो? आप क्यों इस बारे में बात कर रहे हो कि किसी बिजनेस का साइज क्या है? ठीक है सर, जरूरी है। क्या जरूरी है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई टू मेजर साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के साइज को मेजर क्यों करना है? सबसे पहली बात, गवर्नमेंट कैन टैक्स लार्ज फर्म्स एंड सपोर्ट स्मॉल फर्म। गवर्नमेंट बिजनेस के साइज को मेजर करती है ताकि गवर्नमेंट पता लगा सके कि लार्ज फर्म कौन सी है और स्मॉल फर्म कौन सी है, और फिर लार्ज फर्म्स को टैक्स ले सके और स्मॉल फर्म्स को सपोर्ट कर सके। इन्वेस्टर करते हैं मेजर। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन स्टेबल फंड, ताकि इन्वेस्टर एक स्टेबल फंड में पैसा लगा सके, अनस्टेबल फंड में पैसा ना लगाए। कस्टमर कैन कंज्यूम अ रिलायबल प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर जो है कंज्यूम कर सके एक रिलायबल प्रोडक्ट, ना कि अनरिलायबल प्रोडक्ट। दैट इज द रीजन हम क्या करते हैं? बिजनेस के साइज को मेजर करते हैं। गॉट इट? सही है। कस्टमर हमेशा क्या करता है? रिलायबल प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। तो मैं एक स्टोर में गया जहाँ लिखा हुआ था अली बाबा जूस, और एक जगह लिखा हुआ था नेस्ले, तुम ऑब्वियसली नेस्ले पियोगे। क्यों? बिकॉज नेस्ले इज अ लार्ज कंपनी। ठीक है? और तुम क्या उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो सकता है अली बाबा ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा रिफ्रेशिंग हो, ज्यादा नेचुरल हो, बट स्टिल यू विल ट्रस्ट ऑन नेस्ले। ठीक है? दैट इज द रीजन वी आर डूइंग क्या, वी आर मेजरिंग एंड जजिंग द साइज ऑफ द बिजनेस, ताकि हम एक स्टेबल बिजनेस से जो है ना अपनी ट्रेडिंग कर सकें।
तो गवर्नमेंट कैन टैक्स लार्ज फर्म, इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन स्टेबल फंड, एंड कस्टमर कैन कंज्यूम रिलायबल प्रोडक्ट। सर कैसे मेजर करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा बिजनेस बड़ा है और कौन सा बिजनेस छोटा है? सही है। हाउ टू मेजर साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के साइज को मेजर किस तरह करें? सबसे पहला सर, हाउ टू मेजर साइज ऑफ द बिजनेस, सबसे पहला सर, सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है कि आप क्या करो, अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को गिनो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को गिनो। एक कंपनी जहां पे 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और एक कंपनी जहां 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली जहां 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कंपनी क्या होगी सर? वो कंपनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी। फिर सर कंपनीज के रेवेन्यू को मेजर करो। एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू है, कंपनी ए का रेवेन्यू है 1 करोड़ रुपए, कंपनी बी का रेवेन्यू है 2 करोड़ रुपए। ऑब्वियसली तुम कहोगे यार कंपनी ए जो है ना ये ज्यादा अच्छी कंपनी है, सही है, बड़ी कंपनी है। फिर सर कैपिटल एम्प्लॉयड को मेजर करो। कंपनी ए में लगा हुआ था 50 लाख का कैपिटल, कंपनी बी में लगा हुआ था 1 करोड़ का कैपिटल, तुम बोलोगे कंपनी बी बड़ी है। फिर सर मार्केट शेयर कैलकुलेट करो। व्हाट इज मार्केट शेयर? मार्केट शेयर मतलब टोटल मार्केट कैप्चर, कंपनी ने कितनी मार्केट कैप्चर की हुई है। इसका फॉर्मूला है सेल्स ऑफ द बिजनेस एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो फॉर्मूला क्या है? सेल्स ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100। कि यार कंपनी की सेल कितनी है और पूरी इंडस्ट्री ने कितना सेल किया, दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल आता है 25%। इसका मतलब 25% ऑफ द मार्केट कंपनी ए ने कैप्चर की हुई है, 25% ऑफ द कस्टमर्स को कंपनी ए अपना प्रोडक्ट बेच रही है। इसको आप कहते हैं मार्केट शेयर, सेल्स ऑफ द बिजनेस कंपेयर टू इंडस्ट्री। इसके फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। फिर सर मार्केट कैपिटलिज्म को कैलकुलेट करोगे। व्हाट इज मार्केट कैपिटलिज्म? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इशू, कंपनी ने कितने टोटल वैल्यू के शेयर इशू किए हुए हैं। सही है जी। एक कंपनी ए है 50 करोड़ के शेयर इशू किए हुए हैं, कंपनी बी है 6 करोड़ के शेयर इशू किए हुए, तुम बोलोगे कंपनी बी ज्यादा बड़ी है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या है? करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर इशूड। अपनी स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन खोलोगे, एप्लीकेशन खोलोगे स्टॉक एक्सचेंज की, देखोगे यार कंपनी ने कितने कितनी प्राइस रखी हुई शेयर की, अच्छा भाई 500 रखी हुई प्राइस। कितने शेयर इशू किए हुए कंपनी ने? कंपनी ने यार 2 लाख शेयर इशू किए हुए। दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या बन जाएगा? मार्केट कैपिटलिज्म बन जाएगा। कंपनी ए ने 50 लाख का मार्केट कैपिटलिज्म रखा हुआ था, कंपनी बी ने 1 करोड़ का मार्केट कैपिटलिज्म रखा हुआ था। ऑब्वियसली तुम बोलोगे कंपनी बी ज्यादा बड़ी है। दैट्स हाउ यू मेजर अ साइज ऑफ द बिजनेस, दैट्स हाउ यू मेजर अ साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है। जब हमने मेजर किया बिजनेस तो हमें एक बात समझ में आई कि एक होता है स्मॉल बिजनेस और एक होता है लार्ज बिजनेस। दोनों के फायदे और नुकसानात क्या हैं? स्मॉल बिजनेस के क्या फायदे और नुकसानात हैं और लार्ज बिजनेस के क्या फायदे और नुकसानात हैं? ठीक है। लार्ज बिजनेस के क्या फायदे नुकसानात हैं, इनको पढ़ के लिखना, बस बहुत सिंपल से हैं, बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा चलो मैं एंड में तुम लोगों को फोटो खिंचवाता हूँ, अभी जरा मेन टॉपिक पे आता हूँ। बिजनेस ग्रोथ, आगे बढ़ते हैं सर बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। अब देखो इसका ताल्लुक किससे? मर्जर और टेक ओवर से। जो हमने लास्ट पढ़ा ना मर्जर और टेक ओवर, उसका ताल्लुक डायरेक्ट किससे? बिजनेस ग्रोथ से ताल्लुक है। कि यार बिजनेस को ग्रोथ कैसे देनी होती है, मैंने आपको बताया मर्जर करें टेक ओवर करें, इससे क्या होगी? बिजनेस की ग्रोथ होगी। अब फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस था स्मॉल, हमने साइज ऑफ द बिजनेस किया ना, मेजर किया बिजनेस का साइज को, तो हमें पता चला कि यार हमारा बिजनेस है स्मॉल, इसको इसको बिग कैसे बनाए? ठीक है। ये हमारा बिजनेस लार्ज था, और लार्ज कैसे करें? बिजनेस को अपने ग्रो कैसे करें? ठीक है। तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं बिजनेस ग्रोथ। बेटा देखो दो टाइप की ग्रोथ होती है। कितने टाइप की? दो। एक होती है इंटरनल, एक होती है इंटरनल ग्रोथ और दूसरी होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर से ही इंटरनली ग्रो करना। कैसे होगी? सेल बढ़ा दो, इंटरनल ग्रोथ हो जाएगी। अपने बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लो, फ्रेंचाइजेस खोलो, मोर ब्रांचेस खोलो, अपने बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ा लो। सही है। ऐसे क्या होगी सर आपकी
ऐसे क्या होगी, आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो जाएगी इंटरनल। एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है इनऑर्गेनिक। क्या होती है, इनऑर्गेनिक। एक्सटर्नल ग्रोथ आपकी ऐसे ग्रोथ नहीं होगी, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मर्जर और टेक ओवर। मर्जर मतलब दो कंपनीज की पार्टनरशिप, टेक ओवर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया। और इस मर्जर और टेक ओवर को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कहते हैं। जब दो कंपनीज का आपस में इंटीग्रेशन हो जाए तो हम क्या करते हैं सर, एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं। अब इंटीग्रेशन है तीन टाइप की। एक है वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिसमें आता है वर्टिकल बैकवर्ड एंड वर्टिकल फॉरवर्ड। ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को, थोड़ा टेक्निकल है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है। तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। सही है। ये तीन टाइप के इंटीग्रेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल में एक होता है वर्टिकल बैकवर्ड और एक होता है वर्टिकल फॉरवर्ड। व्हेन टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इंटीग्रेट, जब दो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इंटीग्रेट करते हैं आपस में, इसको आप कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये दो बिजनेसेस हैं, ऐसे दिखाता हूं। ये दो बिजनेस है, ठीक है। ये वाला बिजनेस छोटा है और ये वाला बिजनेस बड़ा है। अगर ये छोटा बिजनेस या ये बैकवर्ड बिजनेस अपने फॉरवर्ड बिजनेस के साथ जाके मर्जर कर ले या टेक ओवर कर ले, इसको आप कहते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बिकॉज ये बैकवर्ड बिजनेस उठ के फॉरवर्ड हुआ है। सही है, अपने से एडवांस बिजनेस से जाकर इंटीग्रेशन की है इसने। इसको आप कहते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड। लेकिन अगर सोचो, ये जो एडवांस बिजनेस था, ये अगर पीछे जाके अपने से बैकवर्ड बिजनेस के साथ इंटीग्रेशन कर ले, मर्जर या टेक ओवर कर ले, इसको कहते हैं वर्टिकल बैकवर्ड। क्या, वर्टिकल बैकवर्ड बिजनेस। तो सर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, कौन सा बिजनेस बैकवर्ड है, कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा एडवांस है। सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इज बैकवर्ड, सेकेंडरी इज एडवांस, टर्शरी इज मोर एडवांस। सही है। तुमने खोला बेटा फास्ट फूड रेस्टोरेंट, सही है। फास्ट फूड, सवाल ये है ना सर, कोई भी बिजनेस बैकवर्ड क्यों होना चाहेगा, रीजन क्या है, बताता हूं। तुमने खोला फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो खोल लिया, अब डेली बेसिस पे तुम तंग हो रहे हो। तुम्हें डेली बेसिस पे चिकन खरीदनी पड़ती है, वेजीज खरीदनी पड़ती है, अलग अलग वेंडर से खरीदनी पड़ती है। अलग अलग वेंडर अलग अलग रेट्स देते हैं, अलग अलग क्वालिटी देते हैं, अलग अलग क्वांटिटी देते हैं। रोज की टेंशन है तुम्हारी सप्लाई चेन की। सही है। तुमने बोला यार मैं एक काम करता हूँ, रेस्टोरेंट तो है ही, क्यों ना मैं इस चिकन फार्म वाले के साथ जाके इंटीग्रेशन कर लूं। चिकन फार्म पे गए, चिकन फार्म वाले से तुमने डील बनाई, उसके साथ तुमने मर्जर कर लिया या उसको टेक ओवर कर लिया, इंटीग्रेशन कर ली। बैकवर्ड गए हो ना। फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो, कहाँ चिकन फार्म, मुर्गी, बदबू, समझ आ रही है बात। क्योंकि तुम्हें अपनी सप्लाई चेन अच्छी बनानी थी, तुम्हें इन मसलों से निकलना था कि रोज चिकन कहां से खरीदूं, रोज क्या प्राइस दूं, रोज क्या क्वालिटी होगी। तो इसको आप कहते हैं बेटा वर्टिकल बैकवर्ड। ठीक है। अब तुम फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो, तुमने सोचा यार मैं रोजाना डिलीवरी बॉयज हायर करूं, तो रोजाना डिलीवरी वालों को वेजेस दूं, कोई डिलीवरी सही करता ही नहीं करता। तुमने क्या किया, तुमने एक फूड डिलीवरी कंपनी के साथ जाके मर्जर कर लिया। फूड पांडा के साथ तुमने मर्जर या टेक ओवर कर लिया, हंगर स्टेशन के साथ तुमने टेक ओवर कर लिया। तो इसको आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप देखो, तुमने अपने से एडवांस बिजनेस पे गए हो, इसको कहते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड। समझ आई, वाई वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, ताकि हमारा बिजनेस प्राइमरी टिल टर्शरी स्मूथली चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। इसको कहते हैं वर्टिकल, जब टू डिफरेंट स्टेजेस इंटीग्रेट करती है। सही है। नाउ सर हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट नहीं, व्हेन टू सेम लेवल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस इंटीग्रेट लाइक जैज एंड वारिस। वर्टिकल में क्या हुआ, डिफरेंट थी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड था। हॉरिजॉन्टल में इक्वल है, बिजनेस ए और बिजनेस बी इक्वल है। सही है जी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो गई। बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स की इंटीग्रेशन, मर्जर हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर दें। बर्गर किंग
और मैकडोनल्ड्स आपस में कॉम्पीट ना करें, बल्कि फ्रेंडशिप कर लें। समझ आ रही बात? ताकि एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटर हो जाए, रिसोर्सेज बढ़ जाएगी, मशीन्स बढ़ जाएंगी, लेबर बढ़ जाएगा, स्किल्स बढ़ जाएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो दिस इज द रीजन हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं। नुकसान भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, सही है। और अपना कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती है, बहुत सारे नुकसान आता है। तो इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल के बाद वी हैव इज कॉन्ग्लोमेरेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट? देखो, वर्टिकल में हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो रहे थे, हॉरिजॉन्टल में हम इक्वल थे। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स when you are jumping into totally different industry। जब आप एक टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री में जंप कर जाते हो ना, इसको आप कहते हो कॉन्ग्लोमरेट या डाइवर्सिफिकेशन कहते हो। आप डाइवर्सिफाई करेंगे। लाइक पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती थी, पेप्सी ने क्या करा, लेज बनाना शुरू कर दिया। अब सॉफ्ट ड्रिंक के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग है, लेज का टोटली अलग है, ईटेबल अलग है। पेप्सी ने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन किया। क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन। सन लाइक्स लकी सीमेंट, लकी वन मॉल बनाया, किया मोटर्स की डीलरशिप ली। क्यों भाई, आप तो सीमेंट वाले हो, सीमेंट बेचो। क्या किया, कॉन्ग्लोमेरेट किया, डाइवर्सिफिकेशन किया। क्यों किया, ताकि एक बिजनेस के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो सके। अगर एक बिजनेस मेरा बंद हो जाए, डाउन हो जाए, तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मैं दूसरा बिजनेस चला सकूं। अगर मेरी मार्केटिंग एजेंसी डाउन हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने एकेडमी से, अपने ऑफिस से खर्चे निकालता हूं। अगर मेरी अभी जून जुलाई आ रहा है, एकेडमी डाउन हो जाएगी, तो मैं मार्केटिंग एजेंसी से अपने ऑफिस के खर्चे निकालूंगा। डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट। फायदा क्या, मल्टीपल रेवेन्यू स्कीम, एमआरएस आपकी जिंदगी में मिसेस आ जाएंगी। आप मल्टीपल बिजनेसेस से रेवेन्यू कमा सकते हो, आपकी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, आपके पास डेटाबेस बन जाएगा। क्या डेटाबेस, कस्टमर डेटाबेस बना हुआ आपके पास आ जाएगा। सही है जी। इसको एक बिजनेस का डेटाबेस दूसरे बिजनेस की मार्केटिंग में यूज करूंगा। ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी में जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके बच्चे मुझसे OA लेवल बिजनेस पढ़ेंगे, और मेरे टीचर से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेरे टीचर से फिजिक्स पढ़ेंगे। समझ आ रही है, डेटाबेस, गॉट इट। तो सर ये था आपका कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस ग्रोथ। नाउ वी आर गोइंग ऑन 1.4। दिस इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। Business objectives. Now I'm jumping on 1.4, that is business objective. What is the meaning of business objective? What is the meaning of objectives? Objective mean आपका एम, आपका मकसद, ठीक है, आपके चेक पॉइंट्स जो आपने अचीव करने होते हैं, सही है, टू दैट टेक्स यू टुवर्ड्स योर गोल और एम, उसको आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं क्या होता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द सॉरी Business objectives are the short-term aims to achieve long-term goals of the business. These objectives should be on SMART criteria. Objectives क्या होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म एम्स होते हैं, जिनको अचीव करके आप लॉन्ग टर्म गोल में पहुंचते हो। इसको आप क्या कहते हो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के टारगेट्स। गेम खेलते हो, गेम खेलने कॉल ऑफ ड्यूटी, चेक पॉइंट आया, सेव किया, क्या गेम एंड हो गया, नहीं। चेक पॉइंट अचीव हुआ है, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, अभी गेम एंड नहीं हुआ। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को अचीव करके अपने मेन गोल पे, अपने मेन टारगेट पे पहुंचोगे, और उस टारगेट को अचीव करोगे। तो इसको आप क्या कहते हो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अगर बिजनेस कोई अपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर रहा, टारगेट सेट नहीं कर रहा, तो वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ग्रो करने के लिए आपको टारगेट बनाना पड़ता है। बॉडी बनाने के लिए आपको टारगेट बनाना पड़ता है कि 6 महीने में मैंने बॉडी बनानी है, तो उसका प्लान बनाते हो, फिर किस तरह होगा ये, वरना नहीं हो सकता। लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब, एस मतलब स्मार्ट का एस मतलब स्पेसिफिक, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होंगे, फेल कर जाओगे। पहले एक ऑब्जेक्टिव अचीव करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, स्पेसिफिक रखो। मेजरेबल, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कितनी रिसोर्सेज लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, मेजरेबल कर लो।
ए मतलब अग्रीड और अचीवेबल। स्मार्ट का ए मतलब क्या मेरी टीम इसको अग्री कर रही है? टीम अग्री कर रही है तो ऑब्जेक्टिव अचीव करना आसान है, वरना आसान नहीं है, हो नहीं पाएगा, अचीवेबल नहीं है। टीम अग्री नहीं कर रही तो अनअचीवेबल है। स्मार्ट का आर मतलब रियलिस्टिक और रेलिवेंट। अपने ऑब्जेक्टिव को रेलिवेंट बनाओ और अपने ऑब्जेक्टिव को रियलिस्टिक बनाओ, इरियलिस्टिक नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन पाकिस्तान इज राइट नाउ नॉट रेलिवेंट। क्यों नॉट रेलिवेंट? बिकॉज फ्यूल स्टेशन नहीं है, बहुत कम है। इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं है ना, फ्यूल स्टेशन। स्टेशन आ जाएंगे तो रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, इरेलीवेंट ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए आपके। फिर सर टाइम स्पेसिफिक, टी मतलब टाइम, स्मार्ट का टी मतलब टाइम स्पेसिफिक। इन गिवन टाइम, जो टाइम आपने प्लान किया था, अगर उस गिवन टाइम में आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है तो वो आपको फायदा देगा, अदरवाइज नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, फातिमा ने बोला सर मैंने बेहतरीन जैकेट्स बनाई हैं, इस साल जैकेट्स बेचेंगे। मैं बोला डन हो गया फातिमा। तो जैकेट्स तो वाकई बहुत अच्छी थी, एकदम 100% क्वालिटी की जैकेट थी। एकदम मेरे जैसा मोटा आदमी पहन के भी ह्यूज जैकमैन लग रहा था। लेकिन इसकी जैकेट आई है मार्च में, किस फायदे की बेटा? चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी डाल दो, किस फायदे की? किसी फायदे की नहीं ना। 60% डिस्काउंट करके बेचनी पड़ेगी, शायद फिर भी ना बिके। बिकॉज टाइम स्पेसिफिक नहीं था, सर्दियां खत्म हो गई, जैकेट तेल लेने जाए। सर क्या सर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाने हैं? स्मार्ट बनाना है। सर ऑब्जेक्टिव्स की टाइप क्या होती है? ये होते क्या है ऑब्जेक्टिव? इनकी कोई टाइप होती है ना? हमें क्या पता कौन सा बिजनेस एलॉन मस्क के क्या ऑब्जेक्टिव है? हमें क्या पता? हमें थोड़ी पता था कि बिल गेट्स एफसी आइलैंड पे मिलेगा। हमें थोड़ी पता था उसके ऑब्जेक्टिव है हमें के ऐसे ही हुआ। हमें थोड़ी पता था उसके ऑब्जेक्टिव में हमें कैंसर दे के मारना, हमें कॉकरोचेस की तरह स्प्रे करना ऊपर से। हमें नहीं पता बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो सर हम एक टिपिकल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं ना, कि एक जो टिपिकल टाइप बिजनेस होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, एक बंदा है उसने नया नया बिजनेस खोला, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर्वाइवल। यार टिश्यू देना। सर्वाइवल, कि किसी तरह मैं सर्वाइव कर जाऊं इन द मार्केट। सर्वाइवल मींस टू सर्वाइव इन द मार्केट, लाइक कि आर नॉट यू आर नॉट क्लोजिंग, यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द मार्केट। दैट इज नोन एज सर्वाइवल। इस स्टेज पे आपको लॉस हो रहा होता है, आपके पास कस्टमर कोई नहीं आ रहा होता, आपको क्या करना होता है? स्टे करना होता है मार्केट में, स्टिल स्टे। क्योंकि कस्टमर आपको फौरन नहीं मिलेगा, कस्टमर देखता है। जो बिजनेस स्टे करता है कस्टमर उससे खरीदता है। इस पोजीशन को आप सर्वाइवल। तो ये लॉस आपने बेयर करना है अपनी इन्वेस्टमेंट में सर। देन सर इंक्रीज सेल्स। आप अपनी क्या करो सर? सेल्स को इंक्रीज करो। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जब सर्वाइवल से निकल जाओ तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स इंक्रीज करना। जब आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए तो आप तीसरा ऑब्जेक्टिव बना दो, दैट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का क्या मतलब है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। बिजनेस ने 1 लाख रुपए अर्निंग करी, खर्चा भी 1 लाख रुपए का हो गया, ना जेब में आए ना जेब से लगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हो गया। इसको आप कहते हो ब्रेक इवन। तो बिजनेस चाहता है वो जल्दी से ब्रेक इवन पे आ जाए ताकि उसको सर्वाइवल की तरह लॉसेस ना हो। फिर है सर नंबर 4, प्रॉफिट सेटिस्फाइंग। ब्रेक इवन के बाद वो चाहता है कम से कम इतना प्रॉफिट कमा लूं कि सेटिस्फाई हो जाऊं, खर्चे एक्सपेंसेस पूरे हो जाए मेरे। सही। नंबर 5, वो फिर कहता है मैं यार मार्केट शेयर अचीव करता हूं। प्रॉफिट सेटिस्फाइंग के बाद मार्केट शेयर अचीव करना मतलब मोर कस्टमर्स, मार्केट में अपनी प्रेजेंस का बढ़ाना, मार्केट को कैप्चर करना। तो मार्केट शेयर में आपको अपनी प्राइसेस कम करनी है और मार्केटिंग बहुत ज्यादा करनी है ताकि कस्टमर आपकी तरफ आ जाए, आपकी मार्केट शेयर बन जाए। जब यू हैव सो मेनी कस्टमर्स, मार्केट शेयर आपका बढ़ जाएगा। देन यू कैन प्रॉफिट मैक्सिमाइज। नाउ आप रेट बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कस्टमर आपकी प्रोडक्ट का एडिक्ट है। अब आप पैसे बढ़ा दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो। नंबर 7, एक्सपेंशन। अब अपने बिजनेस को क्या करो? एक्सपेंड करो। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरे तीसरी, मर्जर, टेक ओवर्स। फिर नंबर 8 ऑब्जेक्टिव, सीएसआर। दैट इज क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है बिजनेस की सोसाइटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर साल 20% ऑफ माई टोटल स्टूडेंट्स को, जो जिनको जरूरत है उनको स्कॉलरशिप देता हूं। ठीक है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केएफसी ने क्या करा है गुलशन वाली ब्रांच में?
डेफ एंड डम लोगों का एम्प्लॉयमेंट की है, सारे डेफ एंड डम है जो एम्प्लॉयज हैं केएफसी में, ठीक है। ये क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करती है? ताकि अपनी इमेज को क्लीन कर सके, और बदले में फलस्तीन में लाखों बच्चे मार सके, और आगे से कवर दे सके कि हम डेफ एंड डम लोगों को नौकरियां देते हैं, हम तो इतने अच्छे हैं। तो कंपनी अपनी इमेज अच्छी करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। पढ़ाया है ये, सच में लिख सकते हो आप, दैट्स व्हाई कंपनी डू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उसकी इमेज अच्छी होती रहे, सही है। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, सही है। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर ये 8 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए, जो एक टिपिकल बिजनेस के होते हैं, और बिजनेस उन ऑब्जेक्टिव्स को बनाता है ताकि उन टारगेट्स को वो अचीव कर सके, सही है। अब एक क्वेश्चन था जो हम करते थे, हाउ बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी चेंज बाय द पीरियड ऑफ टाइम, आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर इन वर्कशॉप, जिसका मैंने इवैल्यूएशन लिखवाई थी यहाँ पे, ये मैं आपको भेज दूंगा, तो आप बाद में पढ़ लेना। नाउ आई एम जंपिंग ऑन स्टेक होल्डर्स। अब देखो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के फौरन बाद क्या होती है? स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स, भाई ये सेम टॉपिक आपको बुक में 3-3 पेज के मिलेंगे, सही है। मेरा काम क्या है? मैं टीचर हूं बेटा, मेरा काम ही है उस 3 पेज के लेक्चर को 1 पेज में समराइज करके तुमको घोल के पिला देना, तुमको कॉन्सेप्ट उसका एकदम क्लियर कर देना है। दैट इज द रीजन आई एम अ टीचर, सही है। लेकिन तुम्हारा काम है कि आज जो टास्क मैं तुम्हें पूरा कराऊंगा, तुमने अपनी सिलेबस बुक से वर्ड टू वर्ड उसको कुछ मत करना, कोई पेपर सॉल्व नहीं करना, कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करना। जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं इनको आज घर से जाना, और वर्ड टू वर्ड सिर्फ लिखना, वो सिर्फ पढ़ना, जो लेक्चर्स मैंने तुम लोग को कराए, बुक से पढ़ना, अपनी सिलेबस बुक से, ठीक है। प्लीज बेटा डेढ़ होशियारी मत करना, 7 दिन है, जो मैं कह रहा हूं वो सुन लो, फिर चाहे तुम लोग को जो करना है करो। आज का टास्क ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बुक से पढ़ना है। मैं चाहता मैं डेली 4-4 घंटे की वर्कशॉप लगाता, 2 दिन में खत्म कर देता। छोटी छोटी वर्क 2-2 घंटे का मकसद ही है, ताकि जो मैं पढ़ाऊं तुम लोग उसको घर जाके रीड कर सको। दैट इज रीजन 7-7 दिन बर्बाद कर रहा हूं अपने। स्टेक होल्डर्स, ऑलराइट सर। स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव। अब सर आओ स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर्स होते कौन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर? ठीक है, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय बिजनेस एक्टिविटी और ऑपरेशंस आर नोन एज स्टेक होल्डर्स। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो बिजनेस की एक्टिविटी से, बिजनेस के ऑपरेशन से इफेक्ट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहे हो चाहे वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हो, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। और इन सारे स्टेक होल्डर्स का, ईच ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन बिजनेस। अब ये जितने भी इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप होते हैं, इनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं बिजनेस में। इसका मतलब कोई भी बंदा जो बिजनेस की एक्टिविटीज अफेक्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं सर? स्टेक होल्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनर। ओनर क्या है? स्टेक होल्डर है। बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ओनर को मजा आएगा। लॉस होगा, ओनर की मजा नहीं आएगा। स्टेक होल्डर। नंबर 2, एम्प्लॉय। सैलरी, इसका इंटरेस्ट है सैलरी, बढ़ेगी अच्छी बात है, नहीं बढ़ेगी नेगेटिव इफेक्ट है। नंबर 3, बैंक। इसका बिजनेस से इंटरेस्ट है कि मेरा लोन प्लस इंटरेस्ट जल्दी से वापस कर दे। नंबर 4, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बिजनेस से चाहिए टैक्स। नंबर 5, कस्टमर, सस्ता एंड अच्छा प्रोडक्ट। नंबर 6, सोसाइटी, डू नॉट हार्म सोसाइटी, डू वेल फॉर सोसाइटी, ठीक है। क्या किया इसने? क्या किया अली ने? अली ने ना एक केमिकल केमिकल लैब खोल दी एक रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है। पता नहीं क्या कर रहा था ये वहां पे। अब केमिकल लैब से पोल्यूशन निकला, नेबर्स को कैंसर हो गया बेटा। समझ आ रही है बात? नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी। अली, कैंसर लैब खत्म करो बेटा, वहां पर पार्क बनाओ ताकि नेबर सही हो सके। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी। गॉट इट? डी मैरिड गुड प्रोड्यूस नहीं करो, मैरिड गुड प्रोड्यूस करो, सोसाइटी अफेक्ट होती है। सोसाइटी इज अ स्टेक होल्डर इन बिजनेस। नंबर 7, सप्लायर। टाइम पे पेमेंट किया करो इनको। इनको आप डिले पेमेंट करते हो, ये बेचारे नेगेटिव इफेक्ट होता है।
नंबर 8 इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर्स। इनको बिजनेस से क्या इंटरेस्ट है? इनको बिजनेस से क्या चाहिए सर? प्रॉफिट चाहिए। सही है। तो ये मैंने कुछ टाइप के स्टेक होल्डर्स आपको लिखे हैं यहाँ पर, और इनके इंटरेस्ट भी मैंने आपको बताया, इनको बिजनेस से क्या क्या इंटरेस्ट है। अब होता क्या है, इन स्टेक होल्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्या बिजनेस सबके इंटरेस्ट को पूरा कर सकता है? मतलब ओनर को प्रॉफिट भी मिल जाए, एम्प्लॉय को सैलरी भी मिल जाए, बैंक को इंटरेस्ट रेट भी मिल जाए, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल जाए, कस्टमर को रिलायबिलिटी भी मिल जाए, सोसाइटी को मेरिट गुड भी मिल जाए, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट भी मिल जाए, इन्वेस्टर को रिटर्न भी मिल जाए? क्या बिजनेस सबके ख्वाब पूरे कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज देयर इज अ टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स दैट इज स्कार्सिटी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो बिजनेस क्या करे? जिस स्टेक होल्डर से उसको शॉर्ट टर्म में फायदा है उसको खुश करे। एम्प्लॉय से फायदा नहीं है, रुला दे। शेयर होल्डर को रिटर्न दे। सही है। सप्लायर को टाइम पे पेमेंट कर दे, बैंक को रुला दे, बिकॉज सप्लायर से अभी हमने क्या करना है? मटेरियल खरीदना है। तो ये होती है बिजनेस मैन स्किल्स, ऑन्टरप्रेन्योर स्किल्स। सबको खुश नहीं रख सकते, तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट लाइक एम्प्लॉय एम्प्लॉय नीड हाई सैलरी हाई सैलरी, बट ओनर wants to reduce cost। हो गया कॉन्फ्लिक्ट? हो गया कॉन्फ्लिक्ट। एम्प्लॉय को चाहिए हाई सैलरी, लेकिन ओनर चाहता है वो रिड्यूस करे कॉस्ट। तो कैसे पॉसिबल है? कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना बीच के अंदर। अब इसका एक जो है ना, वो है, क्या नाम है अपना, टेबल है, जो मेरे दूसरे नोट्स के अंदर मौजूद है। मुझे दिखता है तो मैं तुम लोग को, कहाँ है यार? उस टेबल को प्लीज बुक से पढ़ना। सही है। टेबल है इसका, बड़ा अच्छा। उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट, एक्शन दे कैन टेक अगेंस्ट कंपनी, सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है। उसको पढ़ना। हमारे जो मेरे इंटरनल बच्चे हैं, उनको तो पता है ये सारी बातें। ये वाला, इसकी प्लीज फोटो ले लो बेटा। ये जो टेबल 1 और 2 है ना, इसकी फोटो ले लो। देखो इसमें सब लिखा हुआ है। ये देखो, स्टेक होल्डर्स, शेयर, सारे स्टेक होल्डर्स के नाम लिखे हुए हैं लेफ्ट पे। इधर इनके मेन इंटरेस्ट लिखे हुए बिजनेस में, और इधर इनका पावर एंड इन्फ्लुएंस लिखा है बिजनेस में क्या होता है। फिर दूसरी तरफ देखोगे, इधर बिजनेस क्या डिसीजन मेकिंग कर सकता है, इस डिसीजन मेकिंग को कौन पसंद करेगा और कौन इसके अगेंस्ट जाएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी पहले लो, बिकॉज आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस लाइक हाउ स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अफेक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, तो यू कैन राइट दैट आंसर फ्रॉम हियर। ठीक है। एंड हाउ स्टेक होल्डर्स कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन मेकिंग, सो यू कैन राइट योर आंसर फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर। तो प्लीज, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी फोटो ले लो। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। और ठीक है सर। अब सर, एक कंपनी होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइज। जिसको हम क्या कहते हैं? सोशल एंटरप्राइज। अब ये सोशल एंटरप्राइज क्या है? देखो, इसको एनजीओ मत बना देना, दिस इज नॉट एन एनजीओ। सोशल एंटरप्राइज इज ऑल्सो अ बिजनेस, बट द बिजनेस विच री इन्वेस्ट इन ट्रिपल बॉटम लाइन। ये वो बिजनेस है, इसको प्राइवेट इंडिविजुअल चला रहे हैं, प्राइवेट बिजनेस है, लेकिन ये अपना पैसा री इन्वेस्ट करता है किसमें? ट्रिपल बॉटम लाइन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन? ट्रिपल बॉटम लाइन मींस इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। ये अपना पैसा री इन्वेस्ट करता है इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, और एनवायरमेंट को बेटर बनाने के लिए। इसको आप सोशल एंटरप्राइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कश फाउंडेशन। कश फाउंडेशन इज अ वुमेन बेस्ड सोशल एंटरप्राइज इन पाकिस्तान, जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करती है। वॉट अ पीपल, ग्रेट पीपल, लवली पीपल। ठीक है। तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है। फिर सर सी ए आई आपका, जिसके आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सोशल एंटरप्राइज सी ए आई। बीइंग ह्यूमन, सल्लू भाई का बीइंग ह्यूमन। ठीक है। तो ये सब क्या है? सोशल एंटरप्राइज है। ये आप यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। अगर एग्जामिनर पूछ ले व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन नॉर्मल बिजनेस एंड सोशल एंटरप्राइज, तो तुम बताओगे बोथ अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है। अगर पूछ ले डिफरेंस क्या है, तो तुम बताओगे जो नॉर्मल बिजनेस होता है वो प्राइवेट, वो प्रॉफिट अपनी जेब में रख लेता है,
लेकिन जो सोशल एंटरप्राइज होता है वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है, ट्रिपल बॉटम लाइक, दैट इज इकोनॉमिकल सोशल एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और इनकी एग्जांपल दे देना, फॉर एग्जांपल CAI, इनका ऑब्जेक्टिव है पढ़ी लिखी दुनिया, सही है। एडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सोशल एंटरप्राइज से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इक्वालिटी आती है, और सर कंट्री में सस्टेनेबिलिटी रहती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी? व्हेन यू आर सेविंग मटेरियल फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, उसको आप क्या कहते हो? सस्टेनेबिलिटी कहते हो, सही है, सही है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्टी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों की मैनेजमेंट में बहुत मसला होता है सोशल एंटरप्राइज का। इनकी कॉस्ट भी हाई होती है। क्यों हाई कॉस्ट होती है? बिकॉज दे आर यूजिंग सस्टेनेबिलिटी, दे आर रिसाइकलिंग एवरीथिंग, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज एनवायरमेंटल ऑल्सो। और करप्शन भी हो सकती है सोशल एंटरप्राइज के अंदर। क्या आपने पैसे जो है ना आगे पीछे कर दिए आपकी, वहां आपने आपके लोगों ने स्कैम्स कर दिए, फ्रॉड कर दिए। सर ये क्या होता है? सर आपकी सोशल एंटरप्राइज होती है। क्या होती है सर? सोशल, बिकॉज सोशल एंटरप्राइज के ऊपर लोग फंड्स भी तो करते हैं ना अपने ब्लैक मनी को। चलो ये नहीं बता रहा मैं। बहरहाल तो ये क्या सर? सोशल एंटरप्राइज है। एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर सेक्शन 1। ये हमने बेटा सेक्शन 1 का एक टेस्ट लिया था, सही है? इस टेस्ट में हमने पूरे पूरे एग्जामिनर स्टाइल आंसर लिख कर दिए थे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 यू कैन सी हियर, डिफाइन द टर्म कोर्टनरी सेक्टर। अब ये कोर्टनरी सेक्टर क्या है? मैंने इसलिए रोका ताकि मैं यहाँ समझा दूं। हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। कोर्टनरी सेक्टर जो होता है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। दोनों सर्विस में काम करते हैं, टर्शरी भी और कोर्टनरी भी। इट इज अ सबसेट ऑफ टर्शरी सेक्टर। देखो पढ़ के सुनाता हूँ। डिफाइन द टर्म कोर्टनरी सेक्टर, 2 मार्क्स का है, सिर्फ डिफाइन डिफाइन करना है। द कोर्टनरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट फोकसेस ऑन नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज सच एज टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। मतलब ये वो सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज के ऊपर काम करता है, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइक डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइक रिसर्चिंग ऑन AI, लाइक कंसल्टेंसी, थेरेपी। ये सब क्या है सर? कोऑर्डिनरी सेक्टर। गॉट इट? सही है। तो इट इज सबसेट ऑफ टर्शरी बट ओनली वर्क्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन R&D सर्विस के R&D में काम करता है। नंबर 3, एक्सप्लेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीडेड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। देखो सारे पास्ट पेपर ये क्वेश्चन है। तुम लोग को लगता है ना बच्चों वाली चीज एग्जामिनर नहीं पूछ सकता? पूछता है भाई। एक्सप्लेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीडेड फॉर बिजनेस, कह रहे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता दें जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए काम आएगा। नंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीडेड फॉर बिजनेस इज लेबर which is important to manufacture and produce good. So skilled labor can provide business high quality output and improve customer satisfaction. 3 मार्क के आंसर को ऐसे देना है कि आपने नॉलेज बताई और फिर उस नॉलेज को एक्सप्लेन करा। 1 मार्क के अंदर क्या करना है? सिर्फ डिफाइन। 2 मार्क में नॉलेज उसका और प्लस उसके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन। फिर देखो सर सेक्शन 1 का ये सारा, नहीं डिफाइन भाड़ में जाए। डिफाइन द टर्म ट्रेड रिसीवेबल, डिफाइन द टर्म ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन 3A, trade receivable are customers who owe money to a business because they have bought goods on credit. बिजनेस 2 तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचता है, एक कैश पे, तो भाई पैसे दो सामान लो। दूसरा क्रेडिट पे, कि सामान ले लो बाद में पैसे दे देना, क्रेडिट बोलते हैं इसको। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? अब जिन लोगों को आपने क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है उनसे पैसे रिकवर करने को आप कहते हैं क्रेडिट। फरीहा ने मेरी दुकान से 10 लाख रुपए का मटेरियल लिया, 8 लाख रुपए मुझे पैसे दिए कैश, और 2 लाख रुपए क्रेडिट करा लिए कि सर ली मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो ये क्रेडिट जो 2 लाख का, ये किस बुक में जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल बुक में जाएगा। गॉट इट? तो ट्रेड रिसीवेबल्स आर कस्टमर्स हु ओ मनी टू अ बिजनेस बिकॉज दे हैव बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन 3B, एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई अ बिजनेस में नीड फाइनेंस। छोड़ो, आगे चलते हैं, 5 पे चलते हैं। 3 का समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। एनालाइज 2 बैरियर्स टू एन एंटरप्रेन्योर व्हेन स्टार्टिंग अप अ बिजनेस। कह रहा है यार दो, एनालाइज कर दो 2 बैरियर्स को
एंटरप्रेन्योर के, जब वो स्टार्ट करता है बिजनेस, कि दो उसको प्रॉब्लम क्या आएंगी बिजनेस को स्टार्ट करने में। अब इसके अंदर 8 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, ये 8 मार्क्स। 8 मार्क्स में आपको 2 पैराग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है। और ईच पैराग्राफ में जो आपसे पूछा गया, उसने पूछा 2 बैरियर्स, 2 लिमिटेशन बता दो। आपने ईच पैराग्राफ में क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ आपने क्या दिया, नॉलेज डाली उसके अंदर, कि पहला आपने उसको बैरियर बताया कि लैक ऑफ फाइनेंस प्लस स्टार्टअप नीड मनी फॉर इक्विपमेंट और मार्केटिंग। यह सबसे पहला बैरियर है कि उसके पास पैसे नहीं है। अब इस पॉइंट को क्या करोगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब एग्जाम्पल डालोगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन। हैविंग रेयर सोर्स ऑफ फाइनेंस प्लस लोन, एग्जाम्पल दी। फॉर एग्जाम्पल, a startup has rare source of finance and bank do not provide them loan। फिर उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये बताना। अभी तो तुमने पॉइंट रेस किया है लैक ऑफ फाइनेंस, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पे। जब पैसा नहीं होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आउटपुट नहीं होगा, और जो है ना सेल और आउटपुट दोनों फॉल कर जाएगा। पैराग्राफ 1। दूसरा पैराग्राफ खोला, दूसरा बैरियर बताया कि एक नए बिजनेस के पास क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता। एक नए बिजनेस के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज डाली। फिर सर उसकी एप्लीकेशन दी, एग्जाम्पल डाली। फॉर एग्जाम्पल, न्यू बिजनेस हैव नो स्केल्स, फलाना फलाना। फिर एनालिसिस, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब एक्सपीरियंस नहीं है, एरर होंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी, और कंपनी लॉस में चली जाएगी। इम्पैक्ट बता दिया। ये 2 पैराग्राफ ऐसे बनाओगे, इन सबको कंजक्शन लगा के पैराग्राफ कर देना। 8 मार्क का तुम्हारा पेपर हो जाएगा। 12 मार्क को भी छोड़ दो, 12 मार्क जब मैं तुम्हें कंटेंट पढ़ाता हूँ और उसके बाद तुम्हें बताता हूँ, सही है। दिस इज हाउ बी डन सेक्शन 1। सेक्शन 1 कंप्लीट। आज हम चलते हैं सर। सर 10 मिनट की और क्लास करेंगे, मेरे ख्याल में आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे अपना ऑब्जेक्टिव, बट 2.1 तक तुम लोग एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे। 2.1 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2.2 रह जाएगा, उसको हम कल देखते हैं। तो आज 2.1 कर लेते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से। दैट इज का इंट्रोडक्शन ऑफ एचआर। इंट्रोडक्शन ऑफ एचआर तो एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। HRM, what is the meaning of HRM? HRM is our section 2, and what is the meaning of this? Human resource management। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस का वो डिपार्टमेंट है बेटा, जो सारे ह्यूमन बीइंग बिजनेस में काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करता है। दैट इज द रीजन इस डिपार्टमेंट का नाम है HRM। मुझे छुट्टियां चाहिए, मैं किसके पास जाऊंगा, अपने HR मैनेजर के पास जाऊंगा। मुझे कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, HR के पास जाऊंगा। कोई हैरेस कर रहा है, HR के पास जाऊंगा। तबीयत खराब है, लीव चाहिए, HR के पास जाऊंगा। ठीक है। अपनी पोजीशन अपडेट करानी है, HR के पास जाऊंगा। अपॉर्चुनिटी बतानी है, HR। जितना भी ह्यूमन रिलेटेड काम है वो कौन कर रहा है, हमारा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। द डिपार्टमेंट कंसर्न विद द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। HR work is to hire, train, motivate, fire and manage workforce and organization। इनका काम है एम्प्लॉय को हायर करना, एम्प्लॉय को ट्रेन करना, डीमोटिवेट हो जाए तो मोटिवेट करना, काम समझ में ना आए तो फायर कर देना बेटा। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स काम कर रही है, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है। सही है जी। अब हम इनके सबसे पहले काम के ऊपर बात करते हैं, दैट इज क्या, हायर। एम्प्लॉय को हायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर जॉब टू रिक्रूट, टू हायर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, फॉर राइट जॉब, के राइट पर्सन हायर करें फॉर द राइट जॉब। तो वो कैसे होगा, एक प्रोसेस से होगा। अब मुझे एम्प्लॉय चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरा मार्केटिंग मैनेजर का असिस्टेंट छोड़ गया है, मुझे असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं क्या करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट अ गुड एम्प्लॉय, मुझे अपना टाइम जाया नहीं करना। बिकॉज एम्प्लॉयज आर द वन जो कंपनी चलाते हैं, ओनर्स तो सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं भाई। कंपनी चलती है अच्छे एम्प्लॉय से, कीप दैट इन माइंड। अपने अच्छे एम्प्लॉय को लूज मत करना, थोड़े पैसे ऊपर लगे दे देना।
रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अच्छा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सबसे पहला काम क्या करेंगे? जॉब डिजाइन करेंगे और जॉब को ओपन करेंगे। जॉब डिजाइन मतलब डिजाइन करो जॉब कि यार हमें असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, उसकी ड्यूटीज लिखो, उसके अंदर उसको कितने ऑब्जेक्टिव्स लिखो, उसने क्या क्या करना चाहिए, रिक्वायरमेंट लिखो अपनी कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितनी सैलरी दोगे, कितना। इसको कहते हैं जॉब डिजाइन। जब जॉब डिजाइन हो जाए तो जॉब को ओपन कर दो, मतलब वैकेंसी पे कर दो। और ये वैकेंसी कैसे निकलेगी? एडवर्टाइज करके, अपने सोशल मीडिया पे लगाओ, वेबसाइट पे डालो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करो, अखबार में ऐड दो, न्यूज़पेपर में ऐड दो कि यार यू नीड एन मार्केट असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। जब एडवर्टाइज करोगे तो यू विल रिसीव प्रोफाइल्स, यू विल रिसीव सीवीज एंड पोर्टफोलियोज। अब इन सीवीज और प्रोफाइल्स को नंबर 4 शॉर्टलिस्ट करो। इनमें जो बेस्ट कैंडिडेट तुम्हें लगते हैं ना, बेस्ट प्रोफाइल्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करो। फिर उनको नंबर 5 पे बुलाओ असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर में उनको टेस्ट करो, उनको असेस करो, उनसे ग्रुप डिस्कशन कराओ। सही है। फिर उनमें जो सबसे बेस्ट हैं उनको इंटरव्यू पे बुलाओ। इंटरव्यू में जो सबसे बेस्ट है उसको तुम क्या कर लो, सेलेक्ट करो। तो एक एम्प्लॉय को हायर करने के चक्कर में देख रहे हो मैंने कितने स्टेप से गुजरा हूं, क्यों? ताकि बिकॉज आई वॉन्ट गुड एम्प्लॉय इन माई ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाए, ना कि मेरा टाइम जाया करे। समझ आ रही बात? दिस इज वॉट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मीन्स। That's how HRM recruit people. Now there are two type of recruitment. Number one, internal recruitment and number two, external recruitment. Internal recruitment मतलब एम्प्लॉय को विद इन ऑर्गेनाइजेशन हायर कर लेना। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हायर करना, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कैसे एम्प्लॉय हायर करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो ऑलरेडी हमारा एम्प्लॉय है। सर समझना, देर आर सम टर्म्स लाइक जॉब enrichment means when your management increase your work, काम बढ़ा दे बट सिमिलर काम दे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक कॉलेज के अंदर सेक्शन 1 सॉरी सेक्शन ए को बिजनेस पढ़ा रहा था। कॉलेज ने बोला सर अली अगर आपके पास टाइम है तो सेक्शन बी को भी बिजनेस पढ़ा ले। सिमिलर काम था बिजनेस पढ़ाना, और काम बढ़ गया। पहले सेक्शन ए पढ़ा रहा था, सेक्शन ए को पढ़ा रहा था, सेक्शन बी को भी पढ़ाना है। इनरिचमेंट हो गई। तो मैं फ्री में तो नहीं पढ़ाऊंगा ना सेक्शन बी को, पैसे लूंगा भाई। इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गई। अगर मैं मना कर देता था उनको कोई और टीचर बाहर से लाना पड़ता। इंटरनल। फिर है सर जॉब इनलार्जमेंट, कि सर आपका काम तो बड़ा है लेकिन आपको डिफरेंट टास्क मिला है, डिफरेंट टास्क सिर्फ देखेगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए को बिजनेस पढ़ा रहा था, मैनेजमेंट ने बोला यार सेक्शन ए को सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दें। अब काम तो बढ़ गया बट डिफरेंट टाइप का काम बढ़ा है ना, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में फर्क है। समझ आ रही है बात? इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गई। सही है। अगर मैं मना कर देता तो मैनेजमेंट को बाहर से टीचर लाना पड़ता। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, समझ गए? फिर सर मैंने अपने सेल्समैन को प्रोमोट करके असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, ये भी तो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गई। तो ये गाइस समझ आ रही है इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होती है? अब इंटरनल रिक्रूटमेंट में है क्या? क्विक एंड इजी है, फायदा जल्दी से हो जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी का। एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा ना, एम्प्लॉय नाच रहा है, बोल रहा है मैं कल तक कुछ भी नहीं था, आज मैं मार्केटिंग मैनेजर बन गया हूं। लेस एक्सपेंसिव है। मैंने इसके 5,000 रुपए सैलरी बढ़ाई, ये पागल हो गया। पहले सिर्फ नाच रहा था, अब पागल हो गया। कह रहा है एक तो मेरी इज्जत बढ़ गई, मुझे मैनेजर बना दिया, फिर 5,000 रुपए सैलरी भी बढ़ा दी, लेकिन कंपनी ने असल में इसका केक काटा है। लेस एक्सपेंसिव है। नंबर 4, अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से और एनवायरमेंट से क्या है सर? अवेयर है। क्यों? बिकॉज पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना। अब जरा बात को समझो, मैं पहले से सेक्शन ए के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मुझे जानते हैं, मेरी उनकी केमिस्ट्री बनी हुई है ना। मैं उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं जल्दी एडजस्ट हो जाऊंगा, रादर देन जो बाहर से आके इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ऑल्दो मेरी इकोनॉमिक्स काम की नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सही है। लैक ऑफ आइडियाज, आइडियाज की कमी है क्या? आइडियाज की कमी होगी बिकॉज इंटरनल है ना। आइडियाज होते तो पहले ही दे चुका होता। जेलसी और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन एम्प्लॉयज। सही है। अब मिस नेहा कह रही है मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना था, सर अली को दे दिया, फड्डा हो गया।
कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी हो गई। या फरियाल कह रही है कल तक मेरे साथ होती थी बरीरा, आज मार्केटिंग मैनेजर बन गई, एटीट्यूड मसला कर रहा है इसका। कॉन्फ्लिक्ट, जेलिसी, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। फिर सर लेस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कम है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा तो दूंगा, बट मैं इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूं। मैं तो बिजनेस का हूं, है ना। आती है पढ़ा दूंगा, लेकिन इंटरनल है तो बस काम चलाओ। सही है जी। लेस एक्सपीरियंस होता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जहां हम बाहर से ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से बंदा हायर कर रहे हैं, और बाहर से तो सबको पता है कैसे होता है। तो जो बाहर से एम्प्लॉय आएगा ना, वो आपको न्यू आइडियाज देगा, न्यू आइडियाज देगा। वो आपको मार्केट इंफॉर्मेशन देगा, बिकॉज पास एक्सपोजर है ना, जिसके पास एक्सपोजर है वो आइडियाज दे सकता है। अब आपने बेस्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया था, अब यहाँ पे आप बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढ रहे हो ना, क्योंकि जब आप इतनी ख्वारी कर रहे हो तो आप बेस्ट एम्प्लॉय निकालोगे। तो मार्केट इंफॉर्मेशन देगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आ रहा है उसके बारे में हमें नहीं बताएगा, गॉसिप नहीं करेगा। एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिलेगा हमें, लेकिन क्या है सर, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लग जाएगा इसको हायर करने में, महंगा होगा, ये सस्ता नहीं होगा। ठीक है। अनअवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एनवायरनमेंट, इसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, इसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, एंड ही मस्ट रिक्वायर ट्रेनिंग, उसको ऑब्वियसली ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एंड सर नाउ ट्रेनिंग। अब सर ट्रेनिंग क्या है, व्हाट इज ट्रेनिंग? तीन टाइप की ट्रेनिंग हम पढ़ेंगे बिजनेस में। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? टीचिंग और एनहांसिंग न्यू स्किल सेट और कीप प्रैक्टिसिंग एग्जिस्टिंग वन। जब हम क्या करते हैं, हम टीच करते हैं या इनहेंस करते हैं न्यू स्किल्स अपने अंदर, या प्रैक्टिस करते हैं एग्जिस्टिंग स्किल्स को, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। फुटबॉल खेल खेल के अच्छा फुटबॉलर बन गया, सही है जी, ट्रेनिंग कहते हैं। एग्जिस्टिंग वन, या कुछ नया सीख रहा हूं, ठीक है, न्यू न्यू चीज इनहेंस कर रहा हूं, न्यू चीज, न्यू स्किल जो है वो लर्न कर रहा हूं, उसको भी ट्रेनिंग कहते हैं। गॉट इट। तीन टाइप की ट्रेनिंग पढ़ेंगे हम। एक होता है इंडक्शन ट्रेनिंग, दूसरा ऑन द जॉब, तीसरा ऑफ द जॉब। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर वी आर नॉट लर्निंग सम स्किल्स। ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब है बेटा इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। द वर्ड केम फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इट इज एन इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग इन विच एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस एम्प्लॉय टू वर्क एनवायरमेंट और कलीग्स। देखो समझना, मैंने एक नया एम्प्लॉय हायर किया, अब क्या इसको ऐसे छोड़ दूं ऑफिस में? नहीं, मुझे इसको इंडक्शन ट्रेनिंग देनी है। इसको मैं लाऊंगा ऑफिस में, इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सबसे मिलवाऊंगा कि ये फरियाल हैं फाइनेंस में होते हैं, ये अहमद वकार हैं अकाउंट्स में होते हैं, ये हमजा हैं ये एचआर में होते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और एनवायरनमेंट अवेयर कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, ताकि वो इजिली एडजस्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और डेली बेसिस पे आके हमारा दिमाग ना खाए कि ये पानी कहां से मिलेगा, सैलरी कहां से लेनी है, प्रिंटर कहां लगा हुआ है, उस बंदे ने ऐसा बोल दिया, मेरा बॉस कौन है, उसको कुछ नहीं पता। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पूरी कल्चर, एनवायरनमेंट उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो नया एम्प्लॉय है ना। अब चाहे जितना एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो, है तो नया। इंडक्शन ट्रेनिंग, इसका मतलब इंडक्शन ट्रेनिंग में कोई स्किल नहीं सिखा रहा, बल्कि इंट्रोडक्शन करा रहा हूं उसका। अब मैं स्किल सिखाऊंगा, दैट इज ऑन द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मींस कि ट्रेनिंग इज डन विद इन ऑर्गेनाइजेशन बाय सीनियर और एक्सपीरियंस मेंबर। कि ट्रेनिंग में स्किल सिखा रहा हूं, और ये स्किल सिखा रहा हूं मैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉलेज में काम करते थे जहां के स्टाफ को एक्सेल यूज करना नहीं आता था, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, हम उस कॉलेज में एक क्लास लगाते थे और उधर के स्टाफ को एक्सेल यूज करना सिखाते थे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज डन विद इन ऑर्गेनाइजेशन बाय सीनियर और एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इसके अपने फायदे और नुकसान आते हैं। फायदे कैसे हैं? कि जल्दी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सस्ती है। नुकसान क्या है? आपको फुल सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। अब जरा समझना, मैं कोई सर्टिफाइड एक्सेल ट्रेनर नहीं हूं, मैंने आपको सिर्फ उतना सिखाया है एक्सेल जितना कॉलेज को जरूरत थी। डिसएडवांटेज है ना। प्लस मैं अपने बैड हैबिट्स आप में ट्रांसफर कर सकता हूं, बिकॉज आई एम योर टीचर, मैं मेंटोर बन चुका हूं आपका। सही है जी। ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? कि ट्रेनिंग इज डन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सम इंस्टीट्यूट और ट्रेनर। कि ट्रेनिंग हम करा रहे हैं आउटसाइड, बिजनेस के बाहर से ट्रेनिंग करा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता यार अपने कॉलेज के बॉयज को कि यार मैं तुम लोग को एक्सेल नहीं सिखा रहा हूं ऑन द जॉब में, ये एबीसी इंस्टीट्यूट है, इधर जाओ, इधर जाओ, एक्सेल का कोर्स करके सीख कर आओ। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बन गई।
ठीक है, जॉब के बाद की ट्रेनिंग, जॉब के बाहर की ट्रेनिंग, वहां तुम्हें फीस भी महंगी देनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर तुम एक परफेक्ट, एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर से सीखोगे, और वो तुम्हें प्रॉपर सर्टिफिकेशन देगा कि नाउ यू आर सर्टिफाइड इन एक्सेल। समझ आ रही है बात? लेकिन नुकसान है, खर्चा हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो ये होते हैं सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये तीन टाइप की ट्रेनिंग है जो हम पढ़ते हैं। आज की क्लास हम बेटा यहीं पे रोकेंगे, ठीक है।